हेलो एवरीवन, एक बार चेक करके बताओ। वीडियो तो क्लियर है ही, आप ऑडियो बताओ। आप ऑडियो चेक करके बताओ, आवाज आ रही है? ऑडियो इज क्लियर। ओके, फाइन फाइन फाइन। विल स्टार्ट क्लास। ओके, 3 लेक्चर हो गया ना हमारा। टुडे इज 4th लेक्चर। बस इतना कंफर्म करो, लास्ट 3 लेक्चर्स का एक साथ पढ़ के आए हो या ऐसे ही कि चल चल ही तो रहा है करके? देखो, कई बार हमें सब्जेक्ट इजी लगता है पढ़ते पढ़ते, तो ऐसा हो जाता है कि ठीक है सर, इजी लग रहा है, चलने दो ना करके। है ना? ऐसा नहीं है, इजी किसी की वजह से लग रहा है। जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का ना, उसकी वजह से मे बी स्टार्टिंग टॉपिक आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन आप चाहते हो कि एंड तक यही इजी वाला पार्ट या सहज वाला पार्ट या इंट्यूटिव वाला पार्ट मेंटेन रहे लास्ट तक। तो हर दिन पढ़ के आओ, हर लेक्चर में साथ साथ हम पढ़ रहे हैं तो वेरी गुड। रिवीजन करते रहिए बेटा, ठीक है? तो एक्स एन ओ आर गेट का हो गया था, ट्रुथ टेबल वाला पार्ट। एक्स एन ओ आर का ट्रुथ टेबल वी हैव डील्ड ऑलरेडी। इसको हम गेट ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं, राइट? गेट ऑफ इक्विवेलेंस, गेट ऑफ इक्विवेलेंस, या कोइंसिडेंस डिटेक्टर भी बोल सकते हैं हम। कोइंसिडेंस का मतलब इत्तेफाक होता है, मैंने पहले बताया। सेम इनपुट आउटपुट इज वन। चेक करो, f इज इक्वल टू, अगर मैं, ये सब पुरानी क्लासेस की बात है, प्रीवियस क्लासेस की बात है। व्हाट इज दिस? x NOR ऑपरेटर। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है तो बूलियन फंक्शन में भी वही ऑपरेटर यूज करें। सेम इनपुट आउटपुट इज वन। तभी तो इक्वल वैल्यूज को डिटेक्ट किया ना हम लोगों ने। डिटेक्ट मतलब आइडेंटिफाई, मतलब पहचानना। पहचान लिया, वन आ रहा है, गुड, सही है। सेम इनपुट, आउटपुट is logically high, logically high। सही है ना? ट्रूथ टेबल भी हो गया था ना। कुछ सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, जैसे हम सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने एक्स एन में किया था। हैविंग सम फंक्शन f is equal to a b होल बार x NOR with a बार, ऐसे कर दिया हमने, ठीक है? ओके, पहले ना क्वेश्चन को देखा करो, ठीक है? कूल वे में। कुछ लोग क्वेश्चन को डर के देखते हैं, डर के नहीं देखना है। क्वेश्चन ही है, क्या है? एक बात याद रख लीजिएगा, जब आप पढ़ते पढ़ते एक लेवल रीच कर लोगे ना, तो आपको रियल लाइफ में क्या लगेगा पता है? क्वेश्चन अपने आप में 50% सॉल्यूशन ही है। इस बात को ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट कर देता हूं। जितने भी क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट के, किसी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के, क्वेश्चन को समझना अपने आप में 50% सॉल्यूशन के बराबर होता है, ठीक है? ओके, कंटिन्यूइंग अहेड। यहां से भूल के भी ए बार कॉमन मत निकालना बेटा, मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। लेट्स adopt, or let's start with the basic approach regarding its expansion of XNOR operator. So look at the word AB bar dot A bar plus AB bar dot A bar। अब XNOR ऑपरेटर है ना, तो किसी भी टर्म को पकड़ो। टर्म को बाद में हम इम्प्लीकेंट्स बोलेंगे, इम्प्लीकेंट्स है ये नो डाउट, बट इम्प्लीकेंट्स वाला नाम अभी ऐड नहीं करना चाहता मैं। पहले वाले टर्म को देखो या दूसरे वाले टर्म को देखो, मर्जी आपकी। अगर आप पहले टर्म पे फोकस कर रहे हो तो इंडिपेंडेंट होकर कॉम्प्लीमेंट लगाइए स्प्लिट पार्ट में, ऐसा नहीं कि एक साथ लगा दिया कंटीन्यूअस वे में। परफेक्ट एक्सपेंशन। नाउ जस्ट सी कि आप सिंपलीफाई कर सकते हो क्या? इसका कोई मतलब नहीं है, डबल कॉम्प्लीमेंट का कोई मतलब नहीं है, और ए बी लिख रहा हूं मैं इसको क्योंकि a into a इज नथिंग बट a। यहां पे हमें डी मॉर्गन्स की नीड है। लेट मी अप्लाई डी मॉर्गन्स, a बार प्लस b बार होल मल्टीप्लाइड बाय a बार, ठीक है? अभी सुनिए, फ्लैशबैक पे मेरे दिमाग के, ब्रेन पे ये वाला क्या काम करना चाहिए इसके आगे पता है? अगर हम एक एक लेक्चर्स को प्रॉपर्ली वॉच कर रहे हैं तो सी ए बार इंटू ए बार विल बी ए बार प्लस ए बार बी बार, तो ए बार कॉमन लोगे तो ए बार ही बचेगा क्योंकि वो 1 प्लस कुछ भी का फॉर्म बन रहा है। अब जो मैंने बताया अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो उसके लिए लिख दे रहा हूं मैं।
ए बी, सी दिस वन, ए बार इंटू ए बार इज परफेक्ट ए बार प्लस ए बार इंटू बी बार इज दिस वन। ठीक है, यही कह रहा था मैं। देखो इससे ए बार बाहर निकला, देखो इससे ए बार बाहर निकला, और जैसे ही हमको ए बार बाहर निकल जाएगा, मतलब एज अ कॉमन टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट, एज अ कॉमन टर्म, सो ए बी प्लस ए बार। आगे नहीं लिखना है मेरे को, बट आगे हमारे दिमाग में ये जरूर पता होना चाहिए कि लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, 1 plus b bar that is equal to 1. What I can apply or what you all can apply is nothing but distributive. हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव का एक स्पेशल केस मैंने एब्जॉर्प्शन पढ़ाया था आपको, बट एब्जॉर्प्शन बाद में बोला, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव बोला। This added with this one, a bar plus a in first bracket and in second bracket a bar plus b. आंसर आ गया अभी, डोंट वरी, वी हैव गॉट द रिजल्ट। ये बनाता है, छोड़ दो इसको, एक्सियम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दिस इज द सिंपलीफाइड रिजल्ट। कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं? ठीक है, मेक अ नोट टिल दिस पॉइंट, वी आर गोइंग टू मूव अहेड इन द नेक्स्ट स्लाइड। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट लोगों का, इंजीनियर्स लोगों का इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है, बट वीक होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको आईआईटी में पढ़ना है और फिर इंग्लिश आपका एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो सोसाइटी का पीयर प्रेशर है, लोग आपको इंग्लिश के रेस्पेक्ट में ही जज करेंगे। ठीक है, जब पहली बार हम किसी से मिलते हैं, देखना, वो ट्राई करना ऑब्जर्व करने की बात को, वो इंसान इंग्लिश में पहले बात करने की कोशिश करता है, ठीक है, फिर थोड़ा बाद वो हिंदी में उतर आता है, मतलब स्टार्टिंग वहीं से होगा, इसलिए चलो आगे चलते हैं हम अभी। सम फंक्शन, ये सब एग्जांपल से इसलिए नंबरिंग नहीं कर रहा हूं मैं, ये लो ऐसे, अच्छा ओवरऑल है कॉम्प्लीमेंट, ये ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट है। जो मैंने डिमॉर्गन्स बताया था ना, वो डॉट को प्लस में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा, ब्रेक और ज्वाइन करता है। कोई भी स्टूडेंट XOR के कॉम्प्लीमेंट को XNOR मत लिखना बेटा अभी, क्यों? क्योंकि ये 2 इनपुट है, तब तक तो वैलिड है, फिर 3 इनपुट में इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, 3 इनपुट में इनवैलिड हो जाएगा। तो हम अपना बेसिक स्टेप अडॉप्ट करते हैं। सर कौन सा बेसिक स्टेप? इसको देखो आप, हमारा फोकस कितने पे होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट बाद में ले लेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट हम बाद में ले लेंगे। लिसन केयरफुली नाउ, मल्टीप्लाई किया, देखो मल्टीप्लाई किया और 2 बार रिपीट करके लिखा। नाउ कॉम्प्लीमेंट लगाता हूं मैं, ठीक है, इस टर्म में जाओ या उस टर्म पे जाओ, दैट्स अप टू यू, इट्स योर विश। कॉम्प्लीमेंट लगा दिया और ओवरऑल जो कॉम्प्लीमेंट है वो बचा हुआ है, उसको पुट अप कर लेते हैं। जो टोटल कॉम्प्लीमेंट था, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। मूविंग अहेड, ठीक है, इसमें देखो, लेट मी मेक दैट वन एंड हाईलाइटेड वन, इसको, इतने को देखो, क्या करना चाहिए हम लोगों को? डिमॉर्गन अप्लाई करना चाहिए इसमें। तो ये ए बी बार में नहीं अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, परफेक्ट, प्लस इसमें अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं हम, देखो ऊपर में कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो जाएगा ए बार, और ये प्लस बी में 2 बार कॉम्प्लीमेंट है तो लीव दैट वन, इसमें ए बी होल बार है 2 टाइम्स, तो ए बी ही हो गया, और जो टोटल कॉम्प्लीमेंट था दैट इज दिस वन, टोटल कॉम्प्लीमेंट क्या था? दैट इज दिस वन। ठीक है, चलो किसी भी जगह पे आप फोकस करो, वरी करने की बात नहीं है, बस एक्सपेंशन चालू करते हैं हम लोग। ए बी बार इंटू ए बार, वाह वाह क्या बात है, ये तो एक्स डॉट एक्स बार तो क्लियर होना ही चाहिए ना। तो 0 आ रहा है सर, तो 0 लिखोगे क्या? अरे बच्चे थोड़ी ना हो यार, बच्चे तो हम फर्स्ट सेकंड लेक्चर में थे जिसमें हमने बेसिक पढ़ लिया। ये हो गया 0, ए बी बार इंटू बी बार इज गुड टू राइट ए बी बार ओवर हियर। आगे चलते हैं, देखो ए बी इंटू ए बार कैंसिल आउट हो गया, तो ए बी इंटू बी, बस ए बी बचा, ए बी बस बचा बेटा, और होल बार
बचा है अभी हमारा ये देखो, ठीक है। सर मैं अभी डिमॉर्गन्स अप्लाई करूं क्या? जब तक आपके आंखों के सामने सारे के सारे एक्सियम या बुलियन सिंप्लीफिकेशन या बुलियन थ्योरम एक साथ नहीं क्लिक करेगा तो दिक्कत जाएगा, ठीक है। सर मैं डिमॉर्गन्स अप्लाई करूं क्या? सर मैं ए को कॉमन निकालूं क्या? दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि जैसे हम मैथमेटिक्स में बॉड मास रूल पढ़ते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं होता बुलियन सिंप्लीफिकेशन को लेकर कि सर पहले मैं डिमॉर्गन्स अप्लाई करूं क्या, कि पहले मैं कॉमन ले लूं क्या, पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लूं क्या। ब्रैकेट को सॉल्व करना इन द सेंस एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ की बात कर, कम्यूटेटिव नहीं बेसिकली एसोसिएटिव। तो आप कैसे भी करोगे ना आंसर सेम आएगा। देखो ध्यान से एक बार सॉल्व कर ही देता हूं मैं। एक स्टूडेंट है जो a को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा b बार प्लस b जो कि 1 के बराबर है, तो f कितना आ जाएगा इस मेथड से? फिर f हमारा कितना आएगा उसको देखो, वोल्ट, ठीक है। a को कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा b प्लस b होल बार, यही आ गया आंसर। समझ में आना चाहिए हम सबको ये आंसर है। फिर अगर कोई स्टूडेंट है वो बोल रहा है सर देखो ना, मैं पहले यहाँ पे डिमॉर्गन्स अप्लाई करने की सोच रहा हूँ, सोचना नहीं है, कर ही डालना है आपको, तो उससे ये आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा कि ऐसे भी क्या सेम आंसर। तो अब देखो कैसे होगा, ए बी बार होल बार स्प्लिट हो गया, प्लस बिकम डॉट डॉट ए बी होल बार। इसको देखो, इसमें डिमॉर्गन्स और इसमें डिमॉर्गन्स, दोनों के बीच में डिमॉर्गन्स नहीं है, ये डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कितना है ए बार प्लस बी में 2 बार बार, तो मत लिखो, इसको अप्लाई करो ए बार प्लस बी बार। अब यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो मैक्स ये फिक्स बात बोल सकता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो। ब्रैकेट ओपन उन लोग करते हैं जिनको डिस्टिल का एक्सपीरियंस नहीं है, और ब्रैकेट हम ओपन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें डिस्टिल का एक्सपीरियंस है। बताओ कैसे? सर दिस इज लाइक चेंजिंग द कलर, सर दिस इज लाइक a plus b and a plus c. I can have comparison with the standard distributive law. तो देखो ये टर्म सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इस कंसेप्ट को अप्लाई करूं तो ऐसा बचेगा ना ए बार, क्योंकि ये क्या होता है, ये तो a प्लस बी सी होता है। ओहो वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा a बार प्लस b डॉट b बार, दिस इज इक्वल टू 0, सो दैट इज इक्वल टू 0 a बार। देखा सेम आंसर। कॉन्फिडेंस रखिए बेटा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप एक्सियम को अप्लाई करना सीखो, ठीक है। देखो दोनों से सेम आंसर आ रहा है, बट अगर एग्जाम पे स्टेप्स बढ़ जाए तो घबराने का नहीं, आपको अपने स्टेप्स में फेथ होना चाहिए, और स्टेप्स में फेथ तभी आएगा जब आप अपने आप पे फेथ रखो और उसके पहले मेरे पे फेथ रखो। मैं आज ही एक स्टूडेंट को जिसका 2022 में एग्जाम होने वाला है उसको बोला मेरे डिस्ट्रिक्ट के नोट्स पढ़ लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो मेरे क्लास नोट से आएगा, इससे दूसरी कसौटी नहीं हो सकती, दूसरा पॉसिबल केस नहीं हो पाएगा। जो भी गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मेरे क्लास नोट से आएगा। सिर्फ उन लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पे ऐसे कर सकते एक्स वाई बार एक्स एन ओ आर एक्स वाई होल बार, ये बार को हटा दिया, लेकिन क्वेश्चन क्लास नोट से आएगा। यहां तक लिखिए। और एक और चीज है, अगर मैं ये बोलूं मेरे क्लास नोट्स के बाहर कहा जाएगा तो ऐसा मैं कोई केस छोड़ना नहीं चाहता, वरना मेरे एक्सपीरियंस का क्या मतलब यार, है ना। ठीक है, ये तो मेरी वाली बात ही हो गई। अभी नोट कीजिए, अभी आप एक्स ओ आर और एक्स एन ओ आर के साथ लिखते हैं अभी। These are supposed to be examples, right? These are supposed to be examples. F is equal to x y bar x n o r x y। अब x को r भी कर ही लेते हैं हम, x y ऐसे कंप्लीट बार कर लेते हैं और ऐसे बार कर लेते हैं,
सो दैट आपको लग जाए कि ये सर बस हो गया, इससे टफ तो कराने की नीड ही नहीं पड़ेगी हमको किसी भी सेंस में। अब देखो, एक मेथड मैं करूंगा, दूसरा केस या दूसरा मेथड आप करोगे। मेथड नहीं है वो, वे ऑफ सॉल्विंग है। वन ऑफ द वे ऑफ सॉल्विंग इज दिस टर्म। सुनो ध्यान से, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ सॉल्विंग। सर नेक्स्ट वे क्या हो सकता है? नेक्स्ट वे ये हो सकता है, देखो सॉरी यहां से यही है बस। लेकिन अगर हम एग्जाम पे बैठे ना तो हमको लगना चाहिए सर सेकंड वाला जो अप्रोच है ना वो इजी। सर कैसे? अरे डिफरेंट इनपुट, सी द बोर्ड, डिफरेंट इनपुट आउटपुट इज वन। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो इजी वाला पार्ट है वो आप करोगे, मैं फर्स्ट वाला पार्ट कर दे रहा हूं। देखो सर ये इजी कैसे हुआ? किसी स्टूडेंट ने अगर ब्रैकेट यहां पे लगाया है तो वो एसोसिएटिव लॉ को ही फॉलो कर रहा है। लेकिन यार देखो ना, अगर x बाई 1 है तो x बाई बार 0 होगा। और डिफरेंट इनपुट मतलब इनइक्वालिटी डिटेक्टर मतलब ऑड पैरिटी डिटेक्टर, तो हम बाद में बात करने वाले हैं 3 इनपुट का। इसको आप 1 लिख दो, 1 का XNOR इसके साथ आ जाएगा तो सेम आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, आंसर आ गया। बट मैं बोल रहा हूँ कि जो थोड़ा डिफरेंट वाला केस है उसको मैं करता हूँ आपके लिए। Which one I'm talking about? This one. तो ना मेरा अभी का फोकस किस में पता है? सिर्फ ब्रैकेट वाले काम पे, उसी को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। xy बार डॉट xy प्लस xy बार डॉट xy। लेकिन एग्जाम में फोकस कीजिएगा कि आप किस ऑपरेटर को ओपन कर रहे हो, किस लॉजिक गेट को ओपन कर रहे हो। XNOR अगर आपके दिमाग में XOR चला गया ना तो करे कराएगा पानी फिर जाएगा। ठीक है, XNOR है, ओके गुड। सर मेरी मर्जी, किसी भी टर्म पे जाऊंगा और कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा। ओके, व्हाट आई एम एबल टू लुक रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशन। इसको देखो, ये y बार है और ये y है, इसको लिखो मत यार, ये बच्चे लोग करते हैं इसको। ये आपके दिमाग में 0 हो गया, इस टर्म को आप अब डिमिनिश मान के चलो, इस टर्म पे फोकस करते हो। इसमें हमें डिमॉर्गन्स लॉ लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसको देखो क्या आ जाएगा, x बार प्लस y में डबल बार, डिमॉर्गन्स अप्लाई किया हुआ और इसमें आएगा ये x बार प्लस y बार। दिस इज परफेक्ट। नाउ यू ऑल कैन थिंक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, x बार प्लस y बार इज इक्वल टू, सोचो ये आ जाएगा। सर मैं एग्जाम पे बैठा था, मुझे तो क्लिक नहीं किया डिस्ट्रीब्यूटिव। अरे भाई मान लो आपको क्लिक नहीं किया तो कम से कम ब्रैकेट ओपन करना तो क्लिक करेगा। ठीक है, a प्लस बी, परफेक्ट। नाउ a बोथ आर सेम, a प्लस बी एंड a प्लस सी। मैंने उस बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर आप, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो, ऐसा कह सकते हो ना, सर आप डिस्ट्रिक्ट कई बार पढ़ाए हो तो आपको लग रहा है सर हमको तो नहीं समझ में आया। बट बेटा ब्रैकेट ओपन करना भी समझ में ना आए तो इस चीज में संदेह हो जाएगा, फिर डाउट अराइज हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लो, नो प्रॉब्लम, यही आंसर आएगा। बट व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? 0, तो बचा x बार ही बचा। ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म सॉल्व किया हम लोगों ने, x बार बचा। गेटिंग? तो अब मैं वापस उस फंक्शन को लिख रहा हूँ, लुक एट द बोर्ड। x बार बचा, ओके ठीक है, x बार बचा, XOR विद xy बार एंड होल बार। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो सर, 2 इनपुट XOR का कॉम्प्लीमेंट XNOR होता है, लेकिन क्या हो जाएगा ना, इसकी हैबिट डालोगे तो यूनिक न्यूमेरिकल कभी आया ना और बेसिक एक्सटेंशन भूल गए तो फंस जाओगे आप। ठीक है, किसी स्टूडेंट के दिमाग में यही आना चाहिए सर XOR का कॉम्प्लीमेंट तो XNOR होता है। हाँ आप कर सकते हो, मैं उसमें ऐसे नहीं बोल रहा हूँ डाउट अराइज करो, बट मैं पक्की बात बोल रहा हूँ कि वो जनरलाइज नहीं है, 2 इनपुट में हो जाता है ऐसा। ठीक है, सीधा एक्सपेंशन नाउ, f इज इक्वल टू, ये कितना आ जा रहा है, x बार ओके xy बार, ठीक है, प्लस x बार xy बार, देखो 2 बार लिख लिया, बट ऑपरेशन किस में अप्लाई किया हम लोगों ने, XNOR की XOR में, तो परफेक्ट है, तो परफेक्ट है। ठीक है, मूविंग अहेड, व्हाट अबाउट दिस x, व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन,
x bar plus y bar. What about this? Remains as it is. What about this xy? इसको देखो, नीड नहीं है इसको देखने का, ये जीरो है. हाउ जीरो? x into x bar. तो फिर सर क्या करें? फिर इसमें देखो फर्स्ट वाले टर्म पे x into x bar कैंसिल आउट, x y bar बचा. ऊपर ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट था क्या? ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट हमारा स्किप्ड है ऐसा लग रहा है. लेट मी हैव अ लुक एट द बोर्ड. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट छूटा था. ठीक है, नो वरी. ये कॉम्प्लीमेंट स्किप्ड था, लगा दिया इसको. इसमें भी ऐसा लगा दिया, इसमें भी ऐसा लगा दिया. अब तो कुछ स्किप नहीं है. सो व्हाट अबाउट आंसर नाउ? De Morgan's x bar plus y. चेक करो अभी, और अपनी बातें आप रख सकते हो, है ना? तो मुझे लगता है कि पूरा क्लास अब बुलियन सिंप्लीफिकेशन को लेकर काफी कंफर्टेबल हो चुका है, क्योंकि अगर आप ऐसे बुलियन सिंप्लीफिकेशन को कर पा रहे हो, ठीक है, तो हम ऑलमोस्ट हर टाइप का बुलियन सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, नॉट बेस्ड ऑन के मैप. के मैप की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और अपनी एक लिमिटेशन है, सीमाएं हैं उसकी. लिमिटेशन दैट मींस इनरिमूवेबल है. तो कई जगह पे आप इसमें कहां से के मैप बनाओगे यार, है ना? क्लियर है? ठीक है, मैं बोला 3 इनपुट XOR और 3 इनपुट XNOR के लिए टाइम लगेगा बेटा, धीरे धीरे कराएंगे हम आपको. ओके, डिजिटल का जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स के बारे में मैंने आई8 की स्टूडेंट से बात किया हुआ है, आप सभी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये वाला लेक्चर यूट्यूब में भी जा रहा है इसलिए. तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको बता देता हूं, 52 से लेकर 55 आवर्स का पेशेंस लेवल चाहिए. सीरीन बोला था मैंने एक दिन. एक्सेलेंट अमाउंट ऑफ पेशेंस लेवल, इन इंग्लिश वी कॉल दैट वन एज सीरीन करके. ठीक है, इतना पेशेंस लेवल चाहिए मुझे. इसका 1/5 भी अभी कवर नहीं हुआ. ओके, मूविंग अहेड नाउ. Look at the board. Let's talk about this one. Consensus theorem. ठीक है, उसका पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं कि सर हम कैरेक्टरिस्टिक या सिम्टम्स क्या है कि किस फंक्शन में हम कंसेंसस थ्योरम अप्लाई करेंगे. लिखो, इट इज वैलिड फॉर 3 वेरिएबल. It is valid for 3 variables. Each variable occurs twice. It is valid for 3 variables. Each variable occurs twice. 3 variable है, हर variable 2 बार exist करेगा. And third one is important. Complement of one variable. जो एक variable है out of that 3 variable. Complement of one variable must be there. Complement of one variable must be present. ठीक है, एक स्टैंडर्ड थ्योरम है बेटा, इसको सब जगह लगा नहीं पाओगे सर. तो फिर सब जगह थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको वेट करना पड़ेगा. किसका पता है? वक्त का, टाइम का बोला मतलब. ओके, कंसेंसस का हिंदी में मीनिंग मैंने बता दिया था पिछली क्लासेस में, बट मान लो सर हमारे दिमाग से तो स्किप हो गया. कंसेंसस का ये मतलब होता है 10 लोग हैं और 10 लोग की सहमति आपके साथ है. They all 10 peoples are being agreed with your statement, that we call that word in English as consensus, जिसको हम सर्वसहमति बोलते हैं. एग्री, सहमत हो आप मेरी बातों से? तो परफेक्ट, एग्री कर रहे हो आप. हाँ सर, वेन डायग्राम बताइएगा. ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे हम, लेकिन वेन डायग्राम में हम एक्सपेरिमेंट टाइप से पढ़ेंगे.
मतलब हो सकता है मैं बनाते बनाते गलतियां करूं, फिर गलतियों को वेरीफाई करूं, है ना? तो करते हैं, डोंट वरी। कंसेंसस का मीनिंग बता रहा था मैं। कंसेंसस का मीनिंग क्या है? सर्वसहमति, जितने लोग हैं सबकी सहमति, है ना? बिल पास करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, सर्वसहमति। ओके, तो इस मीनिंग का ना इसका मीनिंग का डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है, इसे मीनिंग निकालने की कोशिश मत करना। ओके, मूविंग अहेड, let me have look at some functions which do satisfies all the three characteristics or the symptoms. Symptom वाला word सही नहीं है, all the three characteristics of the consensus theorem. What are those functions? Look at the board. xy plus yz plus zx, xy plus yz plus zx. Okay, अब देखो satisfy कर रहा है, satisfy कर रहा है। देखो x y z थ्री वेरिएबल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, x y z थ्री वेरिएबल। देखो हर वेरिएबल दो बार है, x मतलब ठीक है x बार है तो फाइन ना, वेरिएबल तो x है ना, लिटरल x बार है, आई नो, फाइन, दैट इज द अपकमिंग टॉपिक, x x y y z z एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इज प्रेजेंट। सिर्फ वन इंपॉर्टेंट है, दो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट मत कर देना यार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन वेरिएबल इज इंपॉर्टेंट, आप पेंसिल से इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है? ओके, मेरे को एक ऑथर का नाम याद आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको, जिसने सीमॉस की बुक लिखी हुई है, मैं रिकॉल करता हूँ फिर बताऊँ उनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, तो नाम तो बाद में याद आ जाएगा, जो कहा है वो याद आ गया मुझे। उन्होंने बोला था यूज मल्टीपल कलर पेन, समझ में आया? सेम, यूज एटलीस्ट ब्लैक ब्लू, दो पेन तो होना चाहिए और एक पेंसिल भी होना चाहिए कुछ चीजों को हाईलाइट करने के लिए। ओके, मैं हमेशा क्लास में ऐसा बोलता ही हूँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है। कंसीडर नेक्स्ट एग्जांपल, f is equal to ab plus bc cyclic fashion plus c, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन वेरिएबल इज प्रेजेंट, और वो किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, मैंने इसमें कर दिया, नो प्रॉब्लम। आगे देखो और लिखते हैं, pq प्लस qr, क्विक रेस्पॉन्स नहीं बोला, QR कोड नहीं बोल रहा हूँ, कई बार बातों बातों में ऐसे आ जाता है तो मैं कह देता हूँ, PQ प्लस QR प्लस RP, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन वेरिएबल इज प्रेजेंट, व्हाट इज दैट वेरिएबल? R, मतलब तो मैं बोला इसमें लगा या इसमें लगा फर्क नहीं पड़ता। सर मेरा फ्रेंड है, उसने इसमें लगा दिया तो एक ही बात है, A B C में थर्ड वेरिएबल C है ना, X Y Z में सेकंड वेरिएबल क्या है? Y है, और P Q R में फर्स्ट वेरिएबल क्या है? P। जिस फैशन पे अल्फाबेटिकल वर्ड्स आते हैं उसी फैशन में उसको नंबरिंग कर रहा था मैं। टू वेरिएबल होगा तो सर, अच्छा मैं बोला था ना बेटा, ये स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई करेगा तो ही आप कंसेंसस थ्योरम अप्लाई करोगे। अभी मैं कंसेंसस थ्योरम का नाम नहीं बताया, कौन सा नाम? सर नाम तो बता दिया आपने, नाम वो नाम नहीं, वो नाम जो सुनने में और फील करने में बड़ा आसान होता है, इन द सेंस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मातृभाषा में, वो कंसेंसस थ्योरम तो सबको पता है। सर नाम क्या ऐसा बताने वाले हो तो सुन ही लो यार, पेशेंस थोड़ा आपको डेवलप करो थोड़ा। रिमूवल ऑफ रिडंडेंसी थ्योरम है बेटा, आरपीआई एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, जिसको आप फ्यूचर में रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हो, ये उसका टॉपिक है। लेकिन जब अगर हमको के मैप का एक्सीलेंट आइडिया हो जाए तो ये थ्योरम याद करने की भी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है? मैं कहा था, हाँ, वेरिएबल असाइन करने पे पेस्ट, तो ये सारे के सारे ना सेटिस्फाई करते हैं किसको? कंसेंसस थ्योरम के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो एक बार मैं ना आंसर लिखने की बात कर रहा हूं, पहले ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसा होगा ना, मान लो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई करता है, पहली बात तो याद रखो बेटा, कंसेंसस थ्योरम सिर्फ थ्री वेरिएबल की वैलिड है। सर ये अगर टू वेरिएबल में हुआ तो टू वेरिएबल में मैनुअली सिंपलीफाई कर पाओगे आप, ठीक है? एसोसिएटिव लॉ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, नो, देखो अगर सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई करते हैं तो देखो, जिस टर्म में कॉम्प्लीमेंट है ना वो आंसर में आएगा। किस टर्म में कॉम्प्लीमेंट था? x बार y में,
तो ये आंसर या तो सिंप्लीफाइड आंसर में जरूर आएगा। सेम चीज यहां पे भी बात कर रहा हूं, जिस टर्म में एक्चुअली ये इम्प्लीकेंट्स है, ठीक है, लोगों का डेफिनेशन इम्प्लीकेंट्स को लेकर गलत है, बार बार कह रहा हूं मैं, इधर उधर से मत देखना, इम्प्लीकेंट्स तक नहीं बता पाते लोग। मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं अपने आप को, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं मैं, क्योंकि पता है इसलिए नहीं बोलते हैं, तुम्हें लगता है डिस्प्ले इजी इजी इजी, अरे यार इजी इजी कर करके पाकिस्तान तो हरा नहीं पाया आप, है कि नहीं? सेम हाल हो जाता है फिर लोगों का। देखो इधर पे सर, ये सारा का सारा कंसेंसस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसको आप टर्म बोलते आते हैं सर, उसको हम इम्प्लीकेंट्स बोलते हैं, लेकिन के मैप की टर्मिनोलॉजी में या के मैप की भाषा में। बी बात सी है ना, तो हम बोलेंगे जिस टर्म में कॉम्प्लीमेंट है वो आंसर में या सिंप्लीफाइड आंसर में जरूर प्रेजेंट रहेगा। जिस टर्म में कॉम्प्लीमेंट है वो आंसर में या सिंप्लीफाइड आंसर में जरूर प्रेजेंट रहेगा। ये पहला पार्ट था, तो इसको 3 बार बताया मैंने। और सुनो, अब देखो किस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट था, उस वेरिएबल का नाम देखो, प्रोनाउंस करो, दैट इज एक्स वेरिएबल। इसके पास एक्स नहीं है तो ये आंसर में नहीं आएगा। इसके पास मतलब थर्ड टर्म के पास देखो एक्स है तो ये आंसर में आएगा। ओके, जेड एक्स लिखो या एक्स जेड लिखो, मर्जी आप, तो नहीं ठीक है, मैं जेड एक्स लिखता हूं, जेड एक्स। देखो जिस टर्म में कॉम्प्लीमेंट है वो आंसर में जरूर आएगा, जिस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट है वो बी है, बी इसके पास नहीं है, लेकिन बी इसके पास है, ये आंसर में जरूर आएगा। तो प्लस क्या आएगा, ए बी, फाइन। जिस टर्म में कॉम्प्लीमेंट है वो टर्म जरूर आएगा आंसर में, बट जिस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट है वो आर है, आर इसके पास नहीं है, इसके पास है, प्लस आर पी। ये है हमारा कंसेंसस थ्योरम। लिखो, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। लिखो बेटा, फिर इसका प्रूफ देखेंगे हम। ये ऐसा वाला इमोजी क्यों बनाया आपने, ऐसे वाले इमोजी? आयान खान, कैन यू टेल मी बेटा? अच्छा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अरे देखो, अगर हारने की ज्यादा पैसा मिलेगी तो हारोगे नहीं क्या? क्या आप भी यार, हारने की ज्यादा पैसा मिलेगा तो कौन नहीं हारना चाहेगा? कौन सी देशभक्ति निभा रहे हो आप लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में? ठीक है, क्रिकेट मैच का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्या पता है? एडवर्टीजमेंट के सिवा कुछ नहीं। उस पूरे, मैं ये सब कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि ये यूट्यूब में अपलोड होगा, बट फिर भी पेशेंटली मेरी बात सुनो। ये टी शर्ट में पहन रहा हूँ, ठीक है, इंडिया के नाम का, किसी जगह पे इंडिया दिखाई नहीं दे रहा, उसमें तो बायजूस दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, वो दिखाई देगा, एक्स वाई जेड दिखाएगा, मैकडोनल्ड्स दिखाई देगा, समझो ना? ठीक है, आप समझ नहीं रहे हो। एक इंजीनियर्स के पास पॉजिटिव सोच या अफर्मेटिव थॉट्स बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, मैं इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना चाहता। बात सिर्फ इतनी रखो कि देशभक्ति नहीं निभाई जाती क्रिकेट मैच में, ठीक है। आर्मी वालों की क्या जाति दुश्मनी है क्या? नहीं ना? फिर वो बेचारे क्यों लड़ रहे हैं? वो हम लोग क्यों नहीं लड़ रहे हैं? एक तरफ पे हम क्रिकेट मैच पे खेलते हैं और दूसरी तरफ हमारे आर्मी में जवान शहीद होते हैं, ये नेवी में जवान शहीद होते हैं, ठीक है, और एयरफोर्स में। क्या उनकी जाति दुश्मनी है क्या यार? ठीक है, ये यूज करो, सही हो जाएगा सब कुछ। ओके, क्रिकेट से तो आपका टाइम वेस्ट कर सकता है, कैरियर बर्बाद कर सकता है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम इन दिस टॉपिक, ठीक है, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द प्रूफ ऑफ दिस कंसेंसस थ्योरम। चलो चलते हैं अभी। मैं इसका प्रूफ करा रहा हूं अभी आप, ठीक है। इंडिया में क्रिकेट मैच वही देखता है जिसको क्रिकेट मैच से पैसा मिल रहा है, या तो वो देखता है जिसके पास लिटरली कोई काम नहीं है। मैं सच बता रहा हूं इस बात को, बिल्कुल खाली बैठे हो तो ही क्रिकेट मैच देख सकते हो, या तो आप उसमें पैसे कमा रहे हो तो ही। तो इंडिया में कितने लोग खाली हैं वो देख लो। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, किसमें कॉम्प्लीमेंट था एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके,
इसमें कॉम्प्लीमेंट था, x बार में कॉम्प्लीमेंट था सर, इसमें ले ले तो ठीक है, आप किसी में भी ले सकते हो, नो वरी। इसमें कॉम्प्लीमेंट ले लिया मैं, मेरे को पता है इसका आंसर क्या था। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि व्हाट द अप्रोच आई एम फॉलोइंग, मैं हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या था, look at the board, what's about the simplified answer of this boolean function, जिसमें कॉम्प्लीमेंट है वो आंसर में जरूर आएगा, जिस टर्म में कॉम्प्लीमेंट है वो आंसर में जरूर आएगा, जिस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट है वो x है, इसके पास x नहीं है, इसके पास x है, तो zx। सर आपने xz क्यों नहीं लिखा, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं मैं, चाहो तो xz लिख सकते हो। अब देखो मैंने बोला मैं मल्टीपल तरीके से ट्राई कर रहा हूं, दिस इज माय फर्स्ट ट्रायल। ये 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, मतलब ये पक्की बात है, ये सिंप्लीफिकेशन है। अगेन उसमें 3 टर्म है सर और इसमें 2 टर्म है, तो सिंप्लीफिकेशन है। जरूरी नहीं है वेरिएबल कम होगा तो ही सिंप्लीफाई होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे 3 टर्म थे, 2 टर्म है वहां पे, परफेक्ट, लेकिन वहां पे भी 3 वेरिएबल है, तो कुछ लोग बोलेंगे सिंप्लीफाई नहीं हुआ, नहीं बेटा सिंप्लीफाई हुआ। 3 टर्म है, इसको इंप्लीमेंट करो या उसको इंप्लीमेंट करो, देखो हार्डवेयर में किस में कम लग रहा है, तो जब भी हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे मतलब उसका एक ही मोटिव है, हार्डवेयर कम करना है। सर हार्डवेयर कम करने से क्या होगा, सस्ता पड़ेगा, पावर कंजम्पशन कम होगा, स्पेस कम लेगा, पोर्टेबल होगा। टीवी देख लो ना, टीवी इस साइज का हुआ करता था, विड्थ वाइज बोल रहा हूं मैं, नॉट लेंथ वाइज, इस साइज का हुआ करता था पहले, सॉरी विड्थ वाइज लाइक दिस, इतना विड्थ हुआ करता था। वुडन बॉक्स में हम बंद करते थे, क्या ड्यूरेबल हुआ करता था, है ना। सो वहां से अब गए हम टीएफटी मॉनिटर, मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एचडी मॉनिटर तक चले गए। वो इसी वजह से हुआ क्योंकि हम लोगों ने वीएलएसआई पार्ट पे ज्यादा फोकस किया, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पे ज्यादा फोकस किया। जितना रिवॉल्यूशन कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स में आया है, उतना रिवॉल्यूशन पिछले 1960 हम ऑनवर्ड्स बोल सकते हैं, 57 58 में पहली बार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्कशन किया था। नाम याद है आपको, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस, है ना, दोनों के दोनों सेमीकंडक्टर कंपनी से हैं, हम स्टोरी सुन चुके हैं। तो वहां से लेकर 2000 तक एज सच कोई बिग रिवॉल्यूशन नहीं आया था। उसके बाद 2010 ऑनवर्ड्स देख लो आप, कितना बिग रिवॉल्यूशन आते जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के हर एक फील्ड पे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ नहीं है, और सॉफ्टवेयर का जो मेन लीड रोल कौन प्ले करता है, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए, एग्जाम निकालिए, ठीक है। और फिर जो कंपनी हम सुनते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इंटेल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें जॉब करो, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज करो, उसमें जॉब करो, फेसबुक यूज करो, उसमें जॉब करो, एंड लिंक्डइन यूज कर रहे हो, उसमें जॉब करो। इतनी सारी कंपनियां ना, ये सारे के सारे सीएस ओरिएंटेड ज्यादा है, बाकी ब्रांचेस ओरिएंटेड कम है। तो ये रियलिटी भी है, प्लस आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, जो आप जिसको आप यूज कर रहे हो उसी कंपनी में जॉब करना नहीं चाहोगे क्या भाई, ठीक है। ओके सर, ये आंसर है ना, मेरा पहला ट्रायल क्या है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लुक एट द बोर्ड, इसमें क्या कॉमन लोगे, इसमें x बार y है, इसमें अगर y कॉमन लोगे तो कुछ यूनिक स्टेप थोड़ी ना आ जाएगा यार, y कॉमन लोगे तो x बार प्लस z बनेगा, इसमें z कॉमन, मतलब एज सच कोई भी सिंप्लीफिकेशन हम कर नहीं पा रहे। कोई भी याद करो आप, जितना बुलियन थ्योरम मैंने आपको पढ़ा है, एक्सियम पढ़ा है, उसमें से एक भी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं क्या, क्या कॉमन निकालोगे यार यहाँ से, z, नॉट अ बिग डील टू सॉल्व, देयर इज नो सेंस टू मूव अहेड आफ्टर टेकिंग एनी ऑफ द वेरिएबल एज कॉमन, चेक कर लो। तो अब क्या है ना सर, फर्स्ट ट्रायल में हम क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कर क्या है, ये है x बार y, फर्स्ट ट्रायल में मैं इसमें जो मिसिंग वेरिएबल है ना उसको ऐड कर रहा हूँ, व्हाट इज z प्लस z बार, 1 multiplied by x bar y is x bar y, that means I can say the modification which is being imposed on this implicants doesn't make difference in the next step, perfect। सर ये implicant आप पढ़ाएंगे, हाँ चलेगा आराम से, 4 घंटे implicant ही पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ implicants, ठीक, प्लस yz प्लस zx, एक्सपेंड कर लो इसको, एक्सपेंड ही तो करना पड़ेगा ना, x बार y z प्लस x बार y z बार
प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। जो चाहिए उसको फोकस करो। एक्स बार वाई चाहिए ना हमको, ठीक है। एक्स बार वाई, वापस एक्स बार वाई को कॉमन ले लोगे तो यहीं पहुंच जाओगे आप। यहां से देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वाई जेड, यहां से अगर आप वाई जेड कॉमन लोगे, और वाई जेड हमको नहीं चाहिए आंसर में, देखो वाई जेड हमारा आंसर में नहीं है, तो वाई जेड कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या? वाई जेड कॉमन लिया तो एक्स बार प्लस वन बचा, तो कुछ नहीं, तो वाई जेड बस बच गया। और यहाँ से जेड एक्स है, यहाँ से क्या नहीं निकाल पा रहा हूं मैं कॉमन, ठीक है। तो मैं बोला उसको एज इट इज वैसे ही रहने दे रहा हूँ। मैं बोला सर ट्रायल मेरा चेंज करो ना अभी आप। मैं बोला अभी सेकंड ट्रायल पे जाओ, सेकंड ट्रायल व्हाइट से लिख रहा हूँ वापस, सिर्फ हाईलाइट करने के लिए रेड यूज कर लिया। सर इसमें जो मिसिंग वेरिएबल को आपने ऐड किया हुआ a प्लस ए बार का एक्सियम यूज करके, तो कुछ बिग अचीवमेंट नहीं आया, मैं रुक गया। आई एम नॉट एबल टू प्रोसीड एट, आई गॉट स्टक इन दिस स्टेप। सो व्हाट्स द नेक्स्ट अप्रोच? सर जो काम आपने अब पहले वाले टर्म में किया था क्या आप सेकंड टर्म पे कर सकते हो? हाँ यही तो कह रहा था मैं, वेरी गुड। एक्स बार वाई प्लस मिसिंग वेरिएबल क्या है यहाँ पे, तो उसको आगे लिख लो ना बेटा, क्योंकि हमने बोला है अल्फाबेटिकल व्हिच कम्स फर्स्ट, द अल्फाबेट व्हिच कम्स फर्स्ट शुड बी प्लेस्ड अहेड प्लस जेड एक्स। सही है। अब वो फिर से एक्सपेंशन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। जो चीज हमको चाहिए उस पर ध्यान लगाओ। देखो जेड एक्स है, ये भी जेड एक्स है, कहीं ना कहीं से हम जेड एक्स कॉमन ले पा रहे हैं क्या? देखो जेड एक्स यहां से कॉमन आ गया, इसको देखो और इसको देखो, तो सर ये वाली बात हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे बढ़ी जाऊं बढ़ी जाऊं, सर क्या दूसरी चीज सेटिस्फाई कर रही है क्या? देखो एक्स बार वाई चाहिए, तो ये दो टर्म बचा, इसी दो टर्म में मैं कॉमन लेने की बात सोच सकता हूँ। ये देखो, तो ग्रीन में से वही कॉमन लो जो हमको चाहिए सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक्स बार वाई और यहां से भी एक्स बार वाई, देखो जैसे एक्स बार वाई कॉमन आया तो बचा क्या यहाँ से वन और ये जेड, तो वही बच गया जो चाहिए था। अब येलो वाले टर्म पे जाओ, एक्स वाई जेड और जेड एक्स, तो कॉमन क्या निकला? जेड एक्स, तो कुछ नहीं बचा, प्रूफ। सेकंड ट्रायल में प्रूफ हो गया। कोई स्टूडेंट यहाँ पे करता, सर ये मेरा फर्स्ट ट्रायल है, इसमें ऐड करने के बाद ये मेरा सेकंड ट्रायल है, ये मेरा थर्ड, तो थर्ड ट्रायल में प्रूफ होता। तो पहली बार किसी ने सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचा होगा इसको, तो पहली बार उसने जो उसके दिमाग में जो आया होगा ना, उसी मेथड से अडॉप्ट करके मैंने आपको प्रूफ किया होगा, ठीक है। और एक नोट है आपके लिए, सर वो नोट क्या है, इसको एक बार के मैप से भी पढ़ा होगा, तो नोट क्या क्या है आप सुनते रहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को के मैप से प्रूव करेंगे, वेट वेट वेट, कमेंट्स में पढ़ता हूं आपका। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को एक बार के मैप से प्रूव करेंगे, कंसेंसस थ्योरम को भी के मैप से प्रूव करेंगे, ये नोट है आपका। एक्स बार वाई प्लस जेड एक्स, ओके इसको बोल रहे हो क्या? हमने यहां से एक्स बार वाई कॉमन निकाला था, ओके ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। ये कह रहे हो बेटा, सही है, वेरिएबल मिसमैच हो गया था। एक्स बार वाई ही कॉमन निकला, ठीक है गुड। अब क्या हो रहा है, सर कॉन्फिडेंस नहीं आया सर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, एक बार मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, ये प्रूफ हो चुका है, इसको प्रूव कर लेता हूँ तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थर्ड वाला खुद प्रूव कर लोगे तो कॉन्फिडेंस सेम हो जाएगा आपका और मेरा, ठीक है, यहां तक नोट करो। सेकंड जो प्रूफ है ना, ए बी प्लस बी बार सी प्लस सी ए, उसको देखते हैं। सिंप्लीफाइड रिजल्ट, सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन ऑफ दैट फंक्शन, एफ सिंप्लीफाइड कितना आएगा?
जिस टर्म में कॉम्प्लीमेंट है वो आंसर में जरूर प्रेजेंट रहेगी। जिस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट था वो था बी, सीए के पास बी नहीं है तो ए बी के पास बी है, तो ये हमारा आंसर है। करेक्ट। प्लीज रिपीट द नोट अगेन। नोट सुन लो बेटा, नोट थोड़ी लिखा था, ये बोल रहा था इस थ्योरम को और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, जो कि बुलियन थ्योरम के अंतर्गत आता है, इसको के मैप में फिर से प्रूव करेंगे। ये नोट था आपके लिए कि इसको एक बार नहीं 2 बार पढ़ेंगे, ये नोट था। ठीक है। what about my first try? Talking about first try. फर्स्ट ट्रायल। सर मैं तो पहली बार प्रूव कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता, तो कुछ भी करो आप। थिंक इन एनी वे, यू कैन थिंक लाइक sir I cannot take common in any of the term. If I am going to take common in any of the term, I am not able to move in the positive direction regarding its simplification. इसमें क्या कॉमन लोगे? ए बी और बी बार सी में नथिंग टू टेक कॉमन रिगार्डिंग वेरिएबल पार्ट। सर ए बी और सी ए में कॉमन ले लिया ए, तो क्या अचीवमेंट है क्या वो? ओहो क्या बात है, मतलब ए को कॉमन ले लोगे तो बी प्लस सी लिखना क्या अच्छी बात है क्या? नहीं सर। और यहां से सी कॉमन, तो क्या हो गया अगर आप सी कॉमन निकालिए तो ए प्लस बी बार ही तो बचा है, तो क्या हो गया? ये अचीवमेंट है क्या? नहीं अचीवमेंट। देखो अभी सर तो मैं अब क्या करूं? तो अब यार मैंने आपको तो बता दिया ना, एक सेंस में प्रूव करके। यहाँ पे जो मिसिंग वेरिएबल है वो सी है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ this is supposed to be my first trial and let me see in my first trial can I able to reach that particular proof, है ना? Let's see what's wrong in trial version. Nothing wrong. Okay, expand ABC plus ABC bar plus B bar C plus CA. Focus on that term which we are in need to prove equivalently. सर मेरे को AB चाहिए और मेरे को B बार चाहिए, B बार C चाहिए। यहां से देखो B बार C निकलना चाहिए कहीं से कॉमन। अगर सिर्फ B बार C छोड़ दोगे तो ये 3 टर्म से एक ही टर्म बचना चाहिए। रिपीटिंग इट, B बार C अगर मैं यहीं से अलग कर लूं कि सर ये तो अलग कर लो आप, तो फिर बाकी 3 टर्म से वो ले क्या लोगे? AB नहीं पॉसिबल है, नहीं ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है, तो इसको आगे प्रोसीड करने का मतलब नहीं है। और वहां से देखो AB सर यहाँ से देखो ना AB और यहाँ से देखो ना AB, कोई स्टूडेंट कह सकता है ये बात? यहाँ से भी सर AB, अरे AB यहाँ से कॉमन निकालोगे तो ऊपर वाले स्टेप में पहले पहुंच जाओगे, तो किया ही क्यों था? ये सब मैं आपको पॉसिबल केसेस बता रहा हूँ, कसौटियां क्या क्या हो सकती है करके, पॉसिबल केसेस। सर तो ऐसे प्रोसीड करने का कोई मतलब नहीं है सर, राइट? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्रायल। सेकेंड ट्रायल पे मैं इस पे जा रहा हूँ, इसी में ऐड कर रहा हूँ। देखो प्लस क्या ऐड करोगे पता है? यहाँ पे आगे की तरफ क्या लिखोगे? इमेजिनेशन इन योर माइंड ए प्लस ए बार। अब ओपन करें ब्रैकेट, तो वो a मल्टीप्लाई हो जाएगा b बार c से, प्लस वही a बार मल्टीप्लाई हो जाएगा b बार c से प्लस ca। अब हमारा जो फोकस है ना वो देखो कहां पे? ab क्या करूं मैं यहाँ से? ab सर यहाँ से ab कॉमन ले लो ना। कहां से कॉमन लोगे? कुछ नहीं लिख रहा है। ab चाहिए और मैं ab बना नहीं पा रहा। सर b बार c, ओके b बार c, यहाँ भी b बार c। सर ये b बार c कॉमन ले सकते हैं क्या यहाँ से? अरे ये तो फिर वहीं चले जाओगे वापस, तो फिर क्या करें सर? कहीं से कुछ कॉमन ले सकते हो, इसको इस फॉर्मेट में देखना है मुझे, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहा। चलो थर्ड ट्रायल की बात करते हैं। थर्ड ट्रायल, थर्ड ट्रायल मतलब लास्ट वाला जो टर्म है जिसको मैं इम्प्लीकेंट बोल रहा हूँ अभी, आप भी आप इम्प्लीकेंट बोलने की हैबिट डाल लो, ठीक है? तो AB remains AB, no any kind of disturbance in the first implicant या term बोल अभी। B bar C is maintained as it is, again no any change in that particular implicants or term, plus उसको ऐसे सेट करो कि अल्फाबेटिकली दिखे, मतलब मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाह रहा हूँ, इमेजिनेशन इन योर माइंड शुड बी लाइक दिस। थर्ड ट्रायल में तो वो हो गया होगा ऐड, ऐड हो गया।
तो वो है a b c प्लस a b बार c। अब आप इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे फंक्शंस को ऐसे देखने की हैबिट डालो। ऐसा देख पा रहे हो क्या? क्योंकि प्रूफ करें ना भाई, प्रूफ करें। ए बी, सर देखो ना, मैं यहां से और यहां से कॉमन लिया ए बी, बी बार सी यहां से और यहां से बी बार सी कॉमन आया। सो वही चीज मिल गई जो हमको चाहिए थी। सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट? ए बी इज ए बी, और ए बी यहां से कॉमन निकला, यहां से मतलब ग्रीन वाले से, और बी बार सी व्हाइट वाले से बी बार सी कॉमन निकला। देखो जो चीज चाहिए था मिल गया। ठीक है, 2 बार प्रूव करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए बेटा आपको। तीसरा वाला खुद प्रूव कर लीजिएगा। ये था कंसेंसस थ्योरम। ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैं 10 लेक्चर्स YouTube में अपलोड करने की सोचे हैं हम लोगों ने। ठीक है, इतना यूनिक कंसेप्ट हम डील करेंगे ना। ठीक है, स्टैटिक 1 हैजार्ड, स्टैटिक 0 हैजार्ड के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। ठीक है, यहां तक लिखना हो गया होगा सबका। ओके, तो थर्ड वाला कर लीजिएगा। अब मैं जा रहा हूं कंसेंसस थ्योरम पे। ये कंसेंसस थ्योरम एक पार्ट है किसका? सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है। क्या? कंसेंसस थ्योरम। अभी हम जाते हैं कि कौन सा टर्म हमारे आंसर में नहीं आया। यूजिंग सम डिफरेंट कलर पेन, लेट मी यूज दैट वन एज रेड। ठीक है, रेड दिखना चाहिए। इस आंसर में कौन सा टर्म नहीं आया था? देखो, जिसमें कॉम्प्लीमेंट है वो टर्म जरूर आएगा आंसर में, और जिस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट था वो x था, तो x हमारा आंसर में है। तो ये नहीं आया बेटा, ये नहीं आया आंसर में। जो टर्म नहीं आया आंसर में, इसी को बोलोगे रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। रिडंडेंट, REDUNDENT, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, या अभी के लिए आप रिडंडेंट टर्म भी बोल सकते हैं। आगे देखो, सर बी बार सी आंसर में आया। आंसर में इसलिए आया क्योंकि इंपॉर्टेंस है। बाद में बताऊंगा कि यही हमारे पास इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, लेकिन नाम अभी सिर्फ सुनो और रिएक्शन मत दो। सर नाम सुने और रिएक्शन मत दे, क्यों? केमिया में पढ़ेंगे ना भाई, तब पता चल जाएगा। बी बार सी इसेंशियल पार्ट है, इसका आंसर में इसीलिए प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन ए बी, देखो ए बी है प्रेजेंट, परफेक्ट। सर तो क्या चीज नहीं चाहिए? ये नहीं चाहिए हमको, और जो चीज नहीं चाहिए उसको आज के बाद से रिडंडेंट बोलना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये नहीं चाहिए, ये रिडंडेंट है। रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, REDUNDENT, जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम बोलते हैं रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। रिडंडेंट लिख देता हूं मैं, सो दैट आपको डाउट ना हो। रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट should not be present in the final simplification. Very important, सुनिए ध्यान से, वापस बोल रहा हूं मैं। जो रिडंडेंट टर्म है ना, इसको आंसर में नहीं प्रेजेंट रहना चाहिए। RPI should not be present in the final simplification. RPI लिख सकते हो आप, RPI should not be present or should not present in the final simplification. RPI should not be present in the final simplification. सर रिडंडेंट का आम भाषा में मीनिंग क्या है? जिसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है। एक ऐसा बात सुनो जो आपको आने वाले टाइम पे काम आएगा। वो बातें क्या है सुनो। इस आरपीआई की वजह से ही ग्लिच आता है, इस आरपीआई की वजह से ही स्टैटिक 1 और स्टैटिक 0 हैजार्ड आता है। ये सब आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और आरपीआई को हटाना अभी जरूरी है। बाद में मैं ही बोलूंगा
कि आरपीआई को लगाना जरूरी है ग्लिचेस को हटाने के लिए, लेकिन वो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वहीं पे प्रोपोगेशन डिले का एक्सीलेंट कंसेप्ट राइज होगा के मैप के रिगार्डिंग। ये सब ट्रेलर है, ठीक है। तो अब हम कंसेंसस थ्योरम का आम भाषा में नाम क्या है? रिमूवल ऑफ रिडंडेंसी थ्योरम लिखो। कंसेंसस थ्योरम इज आल्सो रिफर्ड एज consensus theorem is also referred as removal of redundancy theorem। ये मेरा नाम है ना, मतलब मैंने दिया इसको नाम, ऐसा नाम प्रेजेंट नहीं है बुक्स में कि सर कंसेंसस थ्योरम को और हम रिमूवल ऑफ रिडंडेंसी थ्योरम बोलते क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट नहीं है, ये मैंने नाम दिया। मैंने बोला ना आम भाषा में क्या बोलते हैं हम, ठीक है, गुड, ओके, नथिंग टू वरी। सर ये टर्म 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 3 टर्म है सर, क्या मैं हर एक टर्म को इम्प्लीकेंट्स बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोल सकते हो आराम से, ये जो भी टर्म्स हैं इसको आप इम्प्लीकेंट बोल सकते हो। ये इम्प्लीकेंट है बिल्कुल, वन ऑफ द इम्प्लीकेंट्स, सब इम्प्लीकेंट्स अपने आप में, ये भी इम्प्लीकेंट्स है, ये भी इम्प्लीकेंट है, ये भी इम्प्लीकेंट है, तो आइडिया बता दिया मैंने आपको। इम्प्लीकेंट्स, तो कंसेंसस थ्योरम इज ओके टू अस नाउ। आगे बढ़ते हैं। Let's talk about transposition theorem। फॉर्मेट देखेंगे हम कि फंक्शन कैसा होगा, तब जाके मैं ट्रांसपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। ए बी प्लस ए बार सी। सर और कौन सा फॉर्मेट? नेक्स्ट एग्जांपल देखो ध्यान से, एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड। इसमें गौर करने वाली बात क्या है? सुनो, इसको देखता हूं। ये देखो, ये जो वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे प्रेजेंट, ये जो वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या बोला था मैंने? एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड बोला, ठीक है, एरो मार्क किया हुआ। सर और कुछ एग्जांपल बता सकते हो? क्योंकि ये तो वेरिएबल काफी फ्रेंडली होता है, एक्स वाई जेड एबीसी। तो ऐसा देखो, पी क्यू आर एबीसी डी ई एफ लेते हैं हम लोग, तो डी ई प्लस डी बार ई के बाद एफ, ऐसा सेटिस्फाई होना चाहिए। डी ई प्लस ई बार एफ भी चलेगा, तो इसको और उसी वे में लिखने की बात करता हूं मैं। क्या बोला? वेरिएबल्स आर डी कॉमा ई कॉमा एफ, है ना? तो डी ई प्लस डी बार एफ, देखो ये स्टैंडर्ड सेटिस्फेक्शन होना चाहिए regarding standard transposition theorem to be applied over which kind of functions we are talking about, ये है। और p q r देखो, अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेता हूँ p q और r लेता हूँ, तो पहले देखो p q आएगा और उसी p का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे r p बार लिख दिया तो टेंशन मत लेना बेटा, एक ही बात है ये। देखो p q प्लस p बार r, देखने का नजरिया है ना बस वो, तो ठीक है, तो उसको एलिमिनेट कर रहा हूं मैं अभी। सिंपलीफिकेशन देखो, अभी ये आ जाएगा, लास्ट टू वेरिएबल्स को ऐड करो, a प्लस सी, मिडिल के टू वेरिएबल्स को ऐड करो, तो b प्लस a बार लिखने के बजाय मैं लिखता हूं a बार प्लस b। सेम चीज यहां पे करते हैं, जो एक्सटर्नल वेरिएबल है, एक्सटर्नल मतलब उधर का पीक लेफ्ट, इधर का पीक राइट, इज नथिंग बट एक्सटर्नल वेरिएबल। तो xy प्लस x बार z को
x प्लस जेड लिखो। अब इंटरनल वेरिएबल देखो, ये दोनों इंटरनल है ना, तो y प्लस एक्स बार के बदले हम लिख रहे हैं x बार प्लस 1। हो गया सर, ये थ्योरम कर क्या रहा है? इट इज नॉट अ काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज जस्ट कन्वर्टिंग एसओपी टू पीओएस। लोग बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन का तरीका है, नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। एसओपी टू पीओएस, तो एरो ऐसे कर लो। सर आपने पहले क्यों नहीं किया? समझा रहा था ना उस टाइम पे। अब तो बेसिकली ट्रांसपोजिशन थ्योरम 3 वेरिएबल पे अप्लाई कर सकते हो आप, और फॉर्मेट क्या होना चाहिए? एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड। सर ट्रांसपोजिशन थ्योरम करता क्या है? अगर स्टैंडर्ड ट्रांसपोजिशन थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है तो वो एसओपी को पीओएस या तो पीओएस को एसओपी में कन्वर्ट करेगा। देखिए प्रूफ देखते हैं। यहां तक लिख दिया। हो गया वो लिखना आपका। दोनों को प्रूव कर लो या एक को प्रूव करता हूं मैं, किसी को, मैं नीचे वाला प्रूव करता हूं। नेक्स्ट पेज में नहीं, यहीं पे लिखता है। लेट्स टॉक अबाउट प्रूफ। देखो 12th याद करो, 10th याद करो। हमको जब भी प्रूफ दैट दिया जाता था ना, तो बोलता था ये वर्जन है, इस वर्जन में कन्वर्ट करो। जिस वर्जन में हमको कन्वर्ट करना होता था ना, वो सिंप्लीफाइड वर्जन हुआ करता था। मुझे क्या लग रहा है पता है? जिस चीज में हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं वो ये, क्योंकि इसमें ब्रैकेट ओपन करने वाला पहला टर्मिनोलॉजी दिखा है। इसमें आप करोगे ही क्या यार, क्या कॉमन लोगे? सर इसमें कुछ कॉमन तो दिख ही नहीं रहा मुझे। क्या करना है इसमें, क्या कॉमन लोगे? y नहीं है, x नहीं है, x बार इधर। तो सर क्या करें? उसको इधर प्रूव करने के बदले इसको उधर प्रूव कर दो ना। नहीं सर आप नहीं, उसको इधर ही प्रूव करो। कर सकते हैं, के मैप होना चाहिए भाई, हमारे पास तो मल्टीपल वे है। तो ये ऐसे नहीं दिख रहा था, तो मैंने बोला इसको उधर कर देता ना, एक ही बात है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, डजंट मेक डिफरेंस। मैं बोला इसको ब्रैकेट ओपन करो, x बार x खत्म हो गया, तो बचा x बार z। इसको उससे मल्टीप्लाई करो, y दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो xy प्लस yz। देखो कंसेंसस थ्योरम आ गया। कंसेंसस थ्योरम आ गया, जिसमें कॉम्प्लीमेंट है वो आंसर में जरूर आएगा। जिस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट था वो था x, इसके पास नहीं है, xy बचा। प्रूफ। हाउ इज द प्रूफ नाउ? हाउ इज द प्रूफ आई एम टॉकिंग अबाउट? है ना, आपको बताना है। बताइए। कमेंट करके। ठीक है, आगे चले। इसको देख लो, ब्रैकेट ओपन करो इसका। ए बार कुछ नहीं हो सकता इसका, ए बार सी बचा प्लस, अभी मल्टीप्लाई हुआ, ए बी बचा प्लस बी सी बचा। सर ये कंसेंसस थ्योरम की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। जिसमें कॉम्प्लीमेंट है वो आंसर में जरूर है, ए बार सी। जिस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट था वो था ए, इसके पास नहीं है, हटा दो इसको इमेजिनेशन से, बचा ए बी। प्रूव्ड। ठीक है, सीक्वेंस में पढ़ने का, प्रॉपर सिस्टमैटिक पढ़ने का एडवांटेज दिख रहा होगा आपको। मूविंग अहेड नाउ, अब हम आगे चलेंगे। सर ट्रांसपोजिशन थ्योरम करता क्या है? इट कन्वर्ट SOP to POS and vice versa. Transposition theorem convert SOP to POS and vice versa. ठीक,
ओके, ट्रांसपोजिशन थ्योरम के प्रूफ के लिए हमें कंसेंसस थ्योरम की नीड पड़ रही है। कंसेंसस थ्योरम एक टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशन है, दोनों में डिफरेंस सुन लीजिए ध्यान से। कंसेंसस थ्योरम एक काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन है और ट्रांसपोजिशन थ्योरम एसओपी टू पीओएस कन्वर्जन है या वाइस वर्सा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या पता है, वो भी एसओपी टू पीओएस कन्वर्जन है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ओके, इसको देखेंगे अभी हम। लॉजिक गेट डिजाइनिंग, इसको देख लो। लॉजिक गेट डिजाइनिंग using NAND, ठीक है। नॉर से आप कर लीजिएगा, नॉर से आपको करना है, नैंड हम कर देते हैं। नॉर से आपको करना है, क्यों? क्योंकि कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन कुछ नहीं बदलने वाला, वायर का फिजिकल कनेक्शन नहीं बदलेगा, सिर्फ एक ही चीज बदलेगा, नैंड नॉर से हट जाएगा और कुछ नहीं। इसका डेरिवेशन करने की नीड नहीं है, लेट्स स्टार्ट विद द सर्किट डायरेक्टली। ये देखो, एक ही इनपुट है, ये डॉट इन्वर्टर नहीं है, सर्कल नहीं बनाया है मैंने, डॉट बनाया है, तो इन्वर्टर नहीं है, वो स्टार्टिंग ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ही इनपुट को दो इनपुट बना के ट्रांसफर किया। इनपुट ले लो ए, यहां पे पहुंचा ए, यहां पे भी पहुंचा ए, मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई कर लियो, कॉम्प्लीमेंट लो, यही तो बोला था टैग लाइन रिगार्डिंग सॉल्यूशन। easy way to handle is NAND gate is nothing but multiply all the inputs and take complement, हो गया, सारे इनपुट को मल्टीप्लाई किया, कॉम्प्लीमेंट लिया। यूज एक्सियम, दिस इज नथिंग बट ए बार। मतलब आज के बाद से मैं बोल सकता हूं कि दैट सर्किट, दिस वन is equivalent to this one, इक्विवेलेंट इन्वर्टर है ये। कल के डेट में एग्जाम में अगर आपको एग्जाम पे अगर ऐसा दिखाई देता है ना, तो टेंशन मत लेना बेटा, ये एक ही है, वो दोनों सेम है। फिर वहां तो एक ही इनपुट दिखा तो मैं कंफ्यूज हो गया। समझना है आपको कि ये यही कहना चाह रहा है, दोनों सेम है, अभी और ये सेम है। ठीक है, सो एक इन्वर्टर बनाना है या एक नॉट गेट बनाना है, एक नैंड गेट से बात बन जाएगी, मिनिमम चाहिए हमको। अब मैं क्या कर रहा हूं, दो इन्वर्टर बैक टू बैक लगा रहा हूं, आउटपुट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द सेकंड, आउटपुट ऑफ फर्स्ट कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द सेकंड। कंसीडरिंग वेरिएबल कुछ भी लो, एक्स ले लेता हूं, ये क्या सर्किट है, एक्स बार है, ये जा देखो ऊपर देखो, फिर से वापस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो एक्स तो बार था ही, एक और कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा यही, और ये हम जानते हैं एज पर एक्सियम। दिस सर्किट एंड दिस सर्किट आर सेम। ये देखो बफर पढ़ाया था मैंने, नॉन इन्वर्टिंग बफर भी बोलते हैं, इसको बफर बोलने के बदले आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, इन्वर्टिंग या इन्वर्टिंग, और ये नॉन इन्वर्टिंग बफर। तो ऊपर वाले को इन्वर्टिंग बफर अगर आप बोल दिया ना किसी दिन एग्जाम में, तो टेंशन मत लेना। ऊपर वाले को अगर कोई इन्वर्टिंग बफर बोल रहा है तो टेंशन मत लेना, बता दिया मैं, इन्वर्टिंग बफर परफेक्ट आंसर। और ऐसा नहीं मैं हवा में नहीं बात कर, ये आप ही का वर्ड है एग्जाम का, ठीक है। जब भी मैं बात करूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द रेफरेंस रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर या तो टॉकी के बुक के रेफरेंस के रिगार्डिंग की बात करूं, बफर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ, थर्ड वन, हमने बोला कि दो इनपुट है, लिसन केयरफुली, ये डॉट है, डॉट स्टार्टिंग ऑफ द लाइन या स्टार्टिंग ऑफ द इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। ये ऐसे किया मैंने, कोई भी वेरिएबल ले लो, चलो हम ए भी लेते हैं,
तो ये क्या है, ए बी का बार, मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, आगे वाला सर्किट जाना पहचाना है आपको हमेशा ये नजर आना चाहिए कि ये है क्या। व्हाट इज दिस, इन्वर्टर। तो एबी में फिर से कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, तो एबी में दो बार कॉम्प्लीमेंट लगा के क्यों लगाऊंगा, ये डायरेक्टली एबी। व्हाट वी हैव डिजाइन, हम लोगों ने एंड गेट बनाया है यूजिंग नैंड, वी हैव डिजाइन एंड गेट यूजिंग नैंड, सॉरी हाँ ये, दिस टू नैंड गेट आर नीडेड टू डिजाइन नैंड। याद रखिए ना, हम पूरे के पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मिनिमाइजेशन का ही बात करेंगे, या ऑप्टिमाइजेशन भी बोल सकते हो आप। ज्यादा नहीं पूछे कोई भी कि यार आप ये बताओ ज्यादा से ज्यादा हमें नैंड गेट कितना चाहिए एंड गेट बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा हमें कितना नैंड गेट चाहिए इन्वर्टर बनाने के लिए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर इनफाइनाइट आएगा फिर। क्यों, देखो आगे एक और इन्वर्टर लगाओ, आगे एक और इन्वर्टर लगाओ, मतलब तीन बैक टू बैक इन्वर्टर लगाओ, तो ए आया, ए बार आया, ए आया, फिर से ए बार आया, तो तीन से आंसर है, तो सात से भी आंसर आएगा, पांच से भी आंसर आएगा, बढ़ाते जाओ, कहां पे खत्म करोगे, इंफिनिटी। एग्जाम पे मिनिमम पूछेगा आपको, मिनिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड, सिंप्लीफाइड, मिनिमाइजेशन, ये पूछेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अभी यहां तक हो गया होगा कितना। इसको देखो, एक इन्वर्टर है ये, इसको देखो, ये एक इन्वर्टर है अगेन, और आगे इसको मैंने ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे। लेट्स सी, x ले लो, y ले लो, ये इन्वर्टर है, x बार आएगा, ये इन्वर्टर है, once we have deal with, then now we need to just see and identify the circuit whether that is inverter or not. For this point of view, this is acting as inverter only. What about total output? हाँ अभी देखो, मल्टीप्लाई करो, x बार मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई, तो डबल बार है ना, तो और गेट, और यूजिंग, वी हैव डिजाइन और यूजिंग नेट, तीन चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ कंक्लूडिंग टेबल या सारांश के वे में लिखाऊंगा। Talking about NOR, NOR using NAND, giving you few seconds of time to think about this, couple of seconds to think about this one. Just imagine कि हमें कितने NAND चाहिए होंगे NOR बनाने के, ये तो कमेंट करके बताओ यार, कितने NAND से मैं NOR बना सकता हूँ। हो गया आंसर, ठीक है सर, क्या किया आपने, देखो देखो, इसका जो आउटपुट है ना ये तो सही था, मैंने इसका आउटपुट को लिया और इन्वर्टर से पास कर दिया, और मुझे ऐसा इन्वर्टर चाहिए जो NAND से बना हो। ऊपर पे क्या आता था, चेक किया था, यस किया था, यहाँ पे क्या आया था, ये, तो ये क्या है, इन्वर्टर, तो ये क्या आएगा, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर नाउ, दिस इज नथिंग बट, ऐड करो, कॉम्प्लीमेंट लो, तो बनाया हम लोगों ने नॉर यूजिंग NAND, चार NAND से मैं नॉर बना पाता हूं, और याद रखिए ना ये मिनिमम है, 4 NAND is needed to design NOR,
कुछ ये यूनिक सर्किट नहीं है बेटा। यूनिक सर्किट तब आएगा जब हम हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब एडर, फुल सब एडर को डिजाइन करेंगे नैंड और नॉट से। उसके बाद मास्टर स्लेव जेके को पढ़ेंगे नैंड से। उसके बाद एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप को पढ़ेंगे नैंड से। ये सब हमारे लेक्चर्स में कवर होगा। अगर मैंने एक बार कह दिया क्लास में तो होगा ही होगा, तब आएगा मजा उस दिन। अच्छा इसीलिए यूनिवर्सल है क्या भाई? तो लोग क्या करते हैं पता है, गलती बता देते हैं। देखो ऐसे बोलेंगे, देखिए हम लोगों ने नैंड से बाकी सारे लॉजिक गेट को बना दिया, इसीलिए नैंड क्या है, यूनिवर्सल है। अरे नहीं यार, मैं अपना फोन तक बना सकता हूँ नैंड से, है ना। I can design any digital electronics in this world using either NAND or not. That's why we call this NAND as universal, not because of just 3 to 4 circuits, but overall. Not just because of 3 to 4 circuits we are calling this NAND to be universal, but since I can design any of the digital electronic circuit present in this real world, practically real world board on the practically to ho gayi by NAND, that's why we are calling it to be universal. और अपने आप में फंक्शनली कंप्लीट भी है, और फंक्शनली कंप्लीट वाला वर्ड सीएस में पूछा हुआ है, तो वर्ड्स को देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। एक स्टैंडर्ड सर्किट है XOR का। XOR पहले ही बता दिया मैं कि हम XOR बनाने की बात करेंगे। इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन पे मैं अभी टाइम नहीं देना चाहता। इसके डेरिवेशन पे फर्स्ट टाइम पे कोई स्टूडेंट इसको डिराइव करने की कोशिश करेगा तो आंसर गलत आएगा उसका। इसीलिए अभी के लिए जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला डेरिवेशन थोड़े देर के लिए आप अवॉइड कर सकते हो कि सर ये कहां से आया। पर चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। आप भी सॉल्व कर सकते हो। ए बी ले लेता हूं मैं। ये क्या है, इसमें यहाँ पे ए और बी ही तो आया, तो मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, परफेक्ट। ए पहुंच गया यहाँ पे, बी पहुंच गया यहाँ पे, सही। मूविंग अहेड नाउ, इसको देखो। सर आपने बोला था मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ए डॉट ए बी बार का बार, ये सही है, मल्टीप्लाई हो गया। चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन टू मेक यू हाईलाइट। मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, चेंज नहीं हुआ क्या? ठीक है, देखते हैं। मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो। अब एक बार चेक करो, क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हैं। ए बार डॉट बिकम प्लस एंड ए बी द होल बार। बार बार दो बार कॉम्प्लीमेंट को लिखूंगा नहीं। सर ये ए प्लस बी सी की तरह दिख रहा है, इमेजिनेशन में करो। a bar plus a in first bracket which is equal to 1 in next bracket is equal to a bar plus b, so finally we are getting only a bar plus b। ठीक है, बच्चे नहीं हुए आप, फर्स्ट सेकंड लेक्चर पे अच्छे खासा सिंप्लीफिकेशन किया हो। ये बात यहाँ पे भी लागू होती है, इट इज एप्लीकेबल हियर एज वेल। लेट्स अप्लाई नाउ। तो ऐसे करो ना इसको, ए बी बार डॉट बी मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद कॉम्प्लीमेंट लेना चाहता हूँ, ले लो। मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो। ओके गुड, expand this one। this is equal to ab the whole bar plus b bar after applying De Morgan's। in your mind I should think like a plus b bar in first bracket, a plus b bar in first bracket, next b bar या b plus b bar in next bracket। मैंने आपके लिए लिखा इसको, ये तो है तो छोड़ दो, तो बचा क्या, a plus b bar। ये यहाँ पे प्रेजेंट है ना, मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो। ये अच्छा लगता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब। यहाँ के आउटपुट के बारे में अब बात करूंगा। जो भी इनपुट है ना, इनपुट को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो तो a बार प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी बार, मल्टीप्लाई हो गया। चलो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। यहाँ पे अब दो केसेस में आप रह जाओगे, देखो ध्यान से। सर मैं क्या अप्लाई करूं इस डॉट में, क्या मैं डी मॉर्गन से अप्लाई कर दूं? ठीक है चलेगा, और एल्स मैं ब्रैकेट ओपन कर लूं पहले, चलेगा। जैसे करना है करो, आंसर नहीं बदलेगा, मैं पहले बता चुका हूं।
टॉकिंग अबाउट ब्रैकेट ओपनिंग, ए बार लिमिट कुछ नहीं बचा सकता, ए बी बचा, ए की बात खत्म हो गई, अब इस बी बार को सबसे मल्टीप्लाई करो तो प्लस ए बार बचा मल्टीप्लाइड बाय बी बार, और बी बार इनटू बी तो जीरो हो जाएगा, और ऊपर से कॉम्प्लीमेंट आने वाला है ऐसे। इसका आंसर जानते हो आप, इसलिए मैंने पहले ही आपको डिराइव करवा के रख दिया, जब जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा ए बी बार या ए बार बी प्लस ए बी बार, which is equal to this regarding operator sense और derivative वाइज संक्षिप्त रूप से। तो देखो 4 NAND से हम XOR बनाएंगे, दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्योंकि जिस दिन एग्जाम पे आएगा 5 भी ऑप्शन में प्रेजेंट रहेगा। नॉर्मली हिट एंड ट्रायल से करोगे तो 5 आंसर आएगा, फिर उसमें अच्छा खासा आपको रिडंडेंसी वाला पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, यहां तक लिख के आ दिया। We have designed XOR using NAND and 4 number of NAND is sufficient enough, और मिनिमम लिख देता हूं यहाँ पे 4 मिनिमम से, बाय डिफॉल्ट मिनिमम रहेगा ही बेटा, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन सिंपलीफिकेशन पढ़ रहे हैं। 4 NAND से हमने XOR बनाया, 4 NAND से हमने XOR बनाया। लिख लो आप। अब XNOR बनाना है तो मैं ये वाला पार्ट डिलीट कर दे रहा हूं, लिखना हो गया होगा सबका, है ना। ये सब हटा दे रहा हूं मैं, लिखना हो गया ना ये सब। तो ये क्या रहा था आपको पता ही ऑलरेडी। तो ये तो XOR है, इधर XOR गया, इसको निकाल के वापस मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं। इसको निकाल के मैं वापस कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं। तो अब एक बार आप चेक करो यहाँ आया क्या था। यहाँ पे आया था ए बार बी प्लस ए बी बार, जो कि इसके बराबर था ऑपरेटर के सेंस में। तो कॉम्प्लीमेंट ले लो ना यार, कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हम जानते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो आंसर क्या है, ए बी प्लस ए बार बी बार, विच इज इक्वल टू ए। तो अब ये 4 नहीं, अब क्योंकि हमने जो बनाया अब तो XNOR को बनाया। 5 चाहिए, 5 NAND टू डिजाइन, और इंप्लीमेंट भी लिख सकते हो आप, डिजाइनिंग को इंप्लीमेंट भी बोलेंगे हम डिजिटल में। XNOR फिर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो बफर बनाया, इन्वर्टर बनाया, और NAND से NAND गेट बनाओगे, कोई क्वेश्चन नहीं है ये। सर NAND से NAND बनाएंगे तो एक ही चाहिए होगा ना, ऑब्वियसली। तो NAND बन गया, XOR बन गया, XNOR बन गया, NOT बन गया, बफर बन गया, इन्वर्टर, एक ही बात है। और AND बन गया, और बन गया। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सल है, इसका मतलब ये नहीं, सिर्फ बनाए बस। मैं कंक्लूजन टेबल बना दे रहा हूं आपके लिए। कंक्लूजन ये है लॉजिक गेट, क्या क्या लॉजिक गेट बनाया हमने। और नंबर ऑफ NAND needed, नॉट गेट बनाया था, एक चाहिए था। और गेट बनाया था, चेक करो 3 चाहिए था मिनिमम। एंड गेट बनाया था
2 चाहिए था, ठीक है। और नैंड, अगर नैंड से नैंड बनाओगे कॉमन सेंस 1 आंसर आएगा। नॉर बनाया था, चेक करो 4 आंसर। एक्स को आर बनाया था 4 आंसर। एक्स एन आर बनाया था 5 आंसर। बफर बनाया था, बफर 2 से। सेम कंक्लूजन टेबल आप एनओआर से खींचेगा, कहीं पे भी कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला बेटा, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। सर किस सेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला है? सारे हार्डवेयर हटाओ, वायर को नहीं बोला मैं, वायर का फिजिकल कनेक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज। सिर्फ नैंड को हटाओ, नॉर लगाओ, सिर्फ नैंड को हटाओ, नॉर लगाओ। सेम कमेंट ओवर हियर सर, नैंड को हटाओ, नॉर लगाओ। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं इतना कर लोगे आप। आपको खत्म कहां पे करना है? कंक्लूजन टेबल्स में, समरी टेबल बोल सकते हो आप, या कंक्लूजन टेबल बोल सकते हो आप। बस पता होना चाहिए हमको बस, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। मैं क्लास में एक पॉइंट बोला था आपको, नंबर सिस्टम हम सीक्वेंशियल के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम हम सीक्वेंशियल के बाद पढ़ेंगे। आइडिया बता देता हूं मैंने एक बार पाई मतलब रैशनल और इरैशनल, आपके कमेंट करने से पहले ही आंसर कर दूंगा मैं। इरैशनल पाई मतलब 3.14159265, ये गलत कर दिया है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यूज है, पाई के बारे में ऑलरेडी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 आर, मतलब रेशियो ऑफ, सर कैसे डिवाइड, सर हम तो इंजीनियर है तो कुछ तो सोचेंगे ना हम लोग पाई को डिफाइन करने के लिए। तो 2 pi r is nothing but the circumference of the circle, divide by 2 r is nothing but the diameter of the circle. That becomes the ratio wise, it is nothing but pi, and pi is 100% an irrational number. Pi is not equal to 22/7। तो आप बोलोगे सर आप ये बता क्यों रहे हो? मैं आपको बताऊंगा कि पाई को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, तब आएगा मजा पाई का। या तो आप ये वाला एक्सपोनेंशियल याद करो जो हम लिमिट में पढ़ते हैं, fx to the power of gx, इसका एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्म ये है, fx पावर gx, क्या हो रहा है? ओके इधर आ गया पॉइंटर, fx to the power of gx, तब लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर, इसको भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाएंगे, ठीक है। और इसको भी 0.3333 मतलब इट मींस 0.33 बार और 0.3 बार, तो ही तो नंबर सिस्टम पे मजा आएगा ना। तो नंबर सिस्टम वैसा नहीं है जैसे आप पढ़े, देख लेना। तो ये स्लाइड आने वाले फ्यूचर, नियर फ्यूचर के बारे में नंबर सिस्टम का एक बेसिक आइडिया था कि नंबर सिस्टम वो नहीं है बेटा जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, अरे भाई तो बाइनरी ही तो है, ऐसा नहीं, ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। देख लो आपको आइडिया दिया मैंने, एक आइडिया दिया जस्ट, ओके। अभी सिलेबस में आगे बढ़ते हैं, नॉट क्या आप कर लीजिएगा, ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन, वेन डायग्राम रह गया है, डोंट वरी, मैं हूं ना अभी, कहीं तो नहीं जा रहा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन, तो वेन डायग्राम करेंगे, अगर आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में, फिर स्टार्टिंग में ही कमेंट कर दीजिएगा, क्लास स्टार्ट होते टाइम, ठीक। हम पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बूलियन फंक्शन के मैथमेटिकल फॉर्मेट में पढ़ते हैं, जो कि जॉर्ज बूलियन की वजह से आया था, जो कि 18 सेंचुरी या 19वीं सेंचुरी, हाँ 19वीं सेंचुरी लग रहा है मुझे, जॉर्ज बूलियन नाम बताया था आपको, ठीक। उसने मैथमेटिकल अलजेब्रिक फंक्शन को बूलियन अलजेब्रिक फंक्शन में सिंपलीफाई किया था और बोला था ये तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास दो वैल्यू हो या बाइनरी वैल्यू, ठीक है। तो पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को मैथमेटिकली हम दो फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, टू गेट द बोर्ड।
SSOP, ठीक है। अगर मैं थिन कलर का, थिक नहीं बोल रहा हूं, थिन कलर का मार्कर यूज कर रहा हूं तो विजिबिलिटी बताइएगा। और SPOS क्लियर है? क्योंकि मेरे को यहां से तो क्लियर नजर आ रहा है, आप बताएंगे। ओके, थिन कलर का मार्कर मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। आई विल बी ट्राइंग टू यूज बोथ ऑफ देम। यहां पे देखना नाम क्या है इसका, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्लास काफी इंटरेस्टिंग होगी। याद रख लेना, आप इत्तेफाक से समझ में नहीं पाओगे सर आज तक हम गलत पढ़ रहे थे क्या। अरे ये पढ़ो डिस्टिल में, चाहे ये पढ़ो आप डिस्टिल में, दोनों एक ही बात करते हैं। मेरी बात एक बार एग्जांपल के वे में सुनना। जैसे मैं यहाँ से दिल्ली ट्रेवल करता हूँ तो दो ही पॉसिबल वे है मेरे पास, या तो मैं ट्रेन से जाऊं या तो मैं फ्लाइट से जाऊं। मान लो कि ट्रेन और फ्लाइट सेम रेट है और सेम टाइम भी कवर करते हैं, सेम डेस्टिनेशन है, सेम सोर्स है, सब कुछ आइडेंटिकल है, पैसा भी सेम लगता है, टाइम भी सेम लगता है, डिस्टेंस भी लगभग सेम मान लो, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब आप समझ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट सेम है, तो क्या फर्क पड़ा। तो ट्रेन से जाओ तो भी वही आंसर, और फ्लाइट से जाओ तो भी वही आंसर, ये वही है बेटा सेम। सर ये ट्रेन से जा रहा हूं मैं, पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को ट्रेन के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्लाइट के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता। आप पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को या तो एसओपी के फॉर्मेट में पढ़ो या तो पीओएस के फॉर्मेट में पढ़ो, एक सिंगल चीज, एक सिंगल इंफॉर्मेशन बदलता नहीं। लोगों को लगता है कि डुअलिटी रिलेट्स एसओपी टू पीओएस, इधर से उधर, और पीओएस टू एसओपी, वो भी गलत, ठीक है। क्योंकि मैंने एक दिन बोला था अफर्मेटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स, उसको और अच्छे से मैं बताया था मैंने, पॉजिटिव और प्लेसिबो और नोसिबो करके बताया था, मुझे याद आ रहा, ठीक है। तो duality is not going to establish relationship between SOP and POS. So far as we have covered the syllabus, we are having two different techniques to convert SOP to POS till now. One is distributive, second one is transposition, but we are not having till now the supposed to be the generalized technique to convert SOP to POS. सर तो फिर जनरलाइज टेक्निक क्या है? K-map, K-map ही जनरलाइज टेक्निक। आंख बंद करके किसी भी को एसओपी को पीओएस में नहीं कन्वर्ट करना जब तक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं हो और हमारे पास ट्रांसमिशन थ्योरम ना हो, तो कभी भी स्टैब्लिश मत करना। एसओपी और पीओएस में हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको उसमें और उसको इसमें। सर दोनों के इंफॉर्मेशन कंटेंट में कितना कितना डिफरेंस है, दोनों के इंफॉर्मेशन कंटेंट में कोई डिफरेंसेस नहीं है। वो एग्जांपल याद रखिएगा, फ्लाइट और ट्रेन वाला। सर मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट को ऐसे पढ़ रहा हूँ, ओके नो वरी, परफेक्ट, यू आर परफेक्ट इन योर सेंस। आपका फ्रेंड है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को एसपीओएस में पढ़ रहा है, ओके परफेक्ट, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन दो अलग अलग फ्रेंड्स को आपस में बोलेगा भाई देख मैं डिस्ट्रिक्ट ऐसे पढ़ा हूँ, तू बता तू कैसे पढ़ा, बोलेगा मैं तो ऐसे पढ़ा हूँ एसओपी से, आप कैसे पढ़े पीओएस से। तो यार हम दोनों में रिलेशनशिप, हाँ हम रिलेशनशिप बता सकते हैं, लेकिन न वो गलत है न ये गलत है। और डुअलिटी भूल के भी इसको इसमें या इसको उसमें कभी नहीं कन्वर्ट करता, डुअलिटी बोला मैं, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें इसलिए कन्वे की है क्योंकि मैंने बहुत लोग गलत पढ़ाते हुए देखा है, ठीक है। यहां पे आ जाओ, दिस इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम और सुनिए इसको अगर कोई कैनोनिकल फॉर्म बोल रहा है तो सही है, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब एसओपी। सर इसको हम एसओपी बोल सकते हैं क्या? तो निक नेम है उसका, जनरलाइज वर्जन नहीं है। एसओपी और एसएसओपी में डिफरेंसेस काफी ज्यादा है, वो डिफरेंसेस धीरे धीरे क्लियर करेंगे हम आज की क्लास में, दो क्लास तक लगभग जब तक मैं थॉट्स को क्लियर नहीं कर लेता आपके अंदर के, तब तक अभी के लिए आप एसएसओपी और एसओपी को इक्वल मान के चलो, एसपीओएस और पीओएस को इक्वल मान के चलो।
लेकिन सर अगर मैं एसएसओपी और कैनोनिकल एसओपी बोलूं तो दोनों आपस में सिनोनिम्स है, ऐसे कह सकते हैं। और यही क्या है, कैनोनिकल पीओएस, बोथ आर परफेक्ट। अभी एकदम एकदम कॉमन है, मतलब कॉमन नाम है ये। नेक्स्ट वन, अगर हम इसको डिसजंक्टिव, DISJUNCTIV, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म अगर हम बोले तो टेंशन नहीं, यही है वो डिसजंक्टिव। अलग थलग लिखते हैं ना बेटा, तो जंक्टिव मतलब क्या होगा, कंबाइन, जंक्शन, जंक्शन रायपुर जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, समझो ना। तो डिसजंक्शन से डिसजंक्टिव बना हुआ है, तो डिसजंक्टिव मतलब अलग अलग टुकड़े टुकड़े के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया होगा। मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कभी एग्जाम पे डीएनएफ लिखे तो टेंशन मत लेना, लिखा रहता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स में लिखा भी हुआ है डीएनएफ फॉर्म में, ठीक है। ये सारे वर्ड्स मेरे नहीं है, एग्जाम से लिया हूं मैं, अलग अलग एग्जाम से लिया, ऐसे नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, कभी नहीं बात करूंगा ऐसे। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डीएनएफ फॉर्म, इसका नाम सोचो, कंजंक्टिव आएगा। कंजंक्टिव, नॉर्मल फॉर्म, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अगर हम इसको सीएनए बोले तो गुड। निक नेम बोला, आज की क्लास में आप सेम मान लो इसको, सर मेरा फ्रेंड वो ना एसओपी बोलता है, चलेगा, अभी चलेगा। इसको पीओएस बोलता है सर, एस पीओएस को पीओएस बोलता है। आप सर मैं भी ऐसे ही बोलता हूं, ठीक है। आज की क्लास तक इस बात को कह सकते हो, जब आने वाली क्लासेस में इंफॉर्मेशन अपडेट होंगे तो मत बोलेगा, लेकिन अगर एक बार डिफरेंस क्लियर हुआ फिर बोलो आप कुछ भी, आपको बस इंटरनली पता होना चाहिए कि डिफरेंसेस क्या क्या है दोनों में। किसमें, एसएसओपी में और एसपीओएस में और पीओएस में। एसएसओपी और एसओपी में कुछ अंतर है, डिफरेंसेस है, वो आने वाले टाइम पे हम क्लियर कर लेंगे। एग्जाम में ये वाला भी नाम काफी प्रचलित है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट्स लाइक लाइकली दे आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ नेम, जिसको आप भी जानते हो, मीन टर्म रिप्रेजेंटेशन। मीन, मीन का मतलब मिनिमा नहीं है यहाँ पे, मीन का मतलब बस मीन ही है। मीन टर्म रिप्रेजेंटेशन, मीन टर्म रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा फेमस नाम है, मतलब प्रचलित बहुत ज्यादा है। मैक्स का मतलब मैक्सिमा नहीं है यहाँ, मैक्स का मतलब बस मैक्स, मैक्स टर्म मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन। देखो नाम में ही बहुत कुछ चीज मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा है। कोई आपको मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन बोले तो समझ जाना एसओपी के बारे में बात करें, कोई आपको मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन बोले तो समझ जाना आपको पीओएस के बारे में बात करें। ये डिफरेंस टेबल टाइप है ना बेटा, डिफरेंस टेबल, डिफरेंस टेबल नहीं लिखता ना, लाइन खींच दिया मैंने ऐसे, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। मजाक कर रहा हूं मैं ऐसे, आप लोग को आसानी के लिए, ठीक है। बचपन में हम डिफरेंस बिटवीन लिखते थे ना, हाँ यार ठीक है, अभी हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे करके। हाँ तो ये सब सारी चीजें ना अगर आप यूपीएससी फ्यूचर में दोगे, याद रखिएगा, इंजीनियर्स लोग यूपीएससी के एग्जाम बहुत सारा दे रहे हैं, निकाल भी रहे हैं। इस बार का जहां तक स्टैट्स मेरे पास आया है, स्टैटिस्टिक्स, 10 में से 7 तक 7 या 6 इंजीनियर्स हैं। प्राउड फील होना चाहिए आपको बीइंग एन इंजीनियर, या ठीक है। तो फ्यूचर में ना, मतलब एक रिसर्च के हिसाब से हम इंजीनियर्स लोग ज्यादातर यूपीएससी एग्जाम अब क्यों निकालना शुरू किए, क्योंकि देखो हम सबको पता है 2008 में रिसेशन आया था इंजीनियरिंग में, आईटी कंपनी में। उसके बाद 2016, 17, 18 से इंडिया की जीडीपी कम हो रही है, ठीक है। जो स्टैट्स मेरे पास है, जो मुझे पता है वही बता रहा हूँ सर, नहीं मैं आपके अगेंस्ट आर्ग्यू करना चाहता, वहां तक बात नहीं है। आगे क्या था, फिर कोरोना आया, तो अब लगा इंजीनियर्स लोगों को उतनी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो हम लोगों ने क्या किया था पता है, यूपीएससी फील्ड में कदम रखा, बैंकिंग में कदम रखा, बायोटेक में कदम रखा।
तो याद रखना, अपना पोटेंशियल पहचान लो। यूपीएससी एग्जाम्स क्रैक कर लेते हैं हम लोग, उसकी वजह क्या पता है? हम 3 घंटे के एग्जाम्स में कितना सारा लिखते हैं, वही मेन वजह है। हमारा हमारा राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, वही वजह है कि 10 में से 7 या 6 इंजीनियर है यूपीएससी के टॉप 10 में एग्जाम्स में। दिस इज नथिंग बट टू हैव प्राउड ऑफ बीइंग एन इंजीनियर। ठीक है, आगे चलो। अभी सारा नाम पता होना चाहिए। अभी सर ये मीन टर्म का सिग्निफिकेंस क्या है? मीन टर्म का सिग्निफिकेंस क्या है इसको देखो। आप अपनी कॉपी में लिखो, मीन टर्म मींस फोकस एट द आउटपुट फॉर हाई लॉजिक। मीन टर्म मींस, यहां पे नोट लिखोगे आप, डिफरेंस बिटवीन मीन, यहां पे हम नोट लिख रहे हैं और नोट क्या है उसको सुनिए। मीन टर्म मींस फोकस एट द आउटपुट फॉर हाई लॉजिक। मीन टर्म मींस फोकस एट द आउटपुट फॉर हाई लॉजिक। नेक्स्ट वन, इधर मैक्स टर्म पे यहां पे नोट लिखो आप, मैक्स टर्म पे यहां पे नोट लिखो आप। मैक्स टर्म मींस, मैक्स टर्म मींस फोकस एट द आउटपुट फॉर लो लॉजिक। फोकस एट द आउटपुट फॉर लो लॉजिक। इसका जो फर्दर डिस्कशन है ना अपकमिंग क्लास में करेंगे, लेकिन आज जितना हमारे पास टाइम बचा हुआ है उस हिसाब से देखो। ये है इनकैंडेसेंट लैम्प। अच्छा, ये डिफरेंस बिटवीन वाली लाइन एज इट इज मेंटेन है ना, नीचे तक तरफ जा रहे हैं हम लोग। मेरे पास नहीं था स्पेस, आप उसी पेज में अगर आपके पास स्पेस है तो कंटिन्यू करो। ये है फिलामेंट, देखो ध्यान से, वो है फिलामेंट और इसका नाम ये लैम्प है। तो बल्ब बोल सकते हो आप इनकैंडेसेंट लैम्प या इनकैंडेसेंट बल्ब। अब ये लिट कंडीशन पे है, लिट मतलब ऑन। देखो लाइट आगे बाहर जा रहा है, दिख रहा है ना, येलो कलर की लाइट, एलईडी। अच्छा, अभी तो सिस्का एलईडी नहीं है, ठीक है, लाइट जल रही है तो लाइट ऑन, वी कैन से लाइट। लाइट मतलब फोटोन होता है, लाइट ऑन। बट फोटोन और लाइट में डिफरेंस है। लाइट को हम फोटोन बोलते हैं, लेकिन इसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूं मैं, उसकी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस है जब आप लाइट को फोटोन कह सकते हो, ठीक है, तभी वो फोटो आता है। फोटो वाला वर्ड यहीं से आया है। तो लाइट ऑन है मतलब आप, लाइट ऑन है मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हो? ऑन, लाइट ऑन, लाइट ऑन, ओके, मतलब हाई। बोला था मैंने, ऑन का मतलब स्विच ऑन है मतलब हाई है, और यही पॉजिटिव लॉजिक है। सर मेरा फ्रेंड ना लाइट ऑन को 0 बोलता है और लाइट ऑफ को 1 बोलता है, तो वो नेगेटिव लॉजिक है, पढ़ाएंगे हम इसको बाद में। मतलब अंदर से क्या फीलिंग आ रहा है? ऑन किया मैंने स्विच को, उधर की तरफ से देख रहा हूं उधर स्विच है, स्विच को ऑन किया तो 1 है ना, ऑफ किया तो 0 है ना भाई, नहीं आ रहा है तो 0, नहीं है चालू है तो 0। सर मेरा फ्रेंड लेकिन वो उल्टा लॉजिक देता है। देखना कभी कभार घर में क्या होता है ना, स्विच उल्टा काम करता है, अगर ये फील किया होगा तो। जब स्विच उल्टा काम करने लगे ना तो समझ लेना वो नेगेटिव लॉजिक का स्विच होता है। ऐसा आपने कभी ऑब्जर्व किया है? कभी कभार इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर ग्लिचेस आता है तो, या एक ही बल्ब का कनेक्शन नीचे से भी फर्स्ट फ्लोर में भी हो और उसी बल्ब का कनेक्शन सेकंड फ्लोर पे भी हो, तो देखना एक एक्सीलेंट सा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, जो कि डिस्प्ले में एक्सओआर या एक्सएनओआर गेट का रूप ले लेता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। एक बल्ब है, मान लो बाहर का बरामदे का बल्ब है, और फर्स्ट फ्लोर में भी उसी का स्विच है और ग्राउंड फ्लोर में उसी का स्विच है, तो मजा आ जाता है। फिर वो जो कॉम्बिनेशन जो जनरेट करता है ना, 1 1 0 1 और 1 0 और 0 0, तो इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन जनरेट होता है, और उसी पे बेस्ड गेट एग्जाम का न्यूमेरिकल भी। ठीक है, लाइट अभी ऑन है। नेक्स्ट वन, तो सर यहाँ पे ना मेरा लाइट ऑफ रख लेता हूं मैं। ये ना बेटा नियॉन लैंप का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वैसे बताता नहीं मैं अक्सर क्लास में। और ये भी मेरे पास नियॉन लैंप है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसी को कैपेसिटर बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको भी तो आइडिया नहीं होता, वो बेचारे कहाँ कहाँ से कुछ भी पढ़ते रहते हैं। लुक एट द बुक, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैपेसिटर बोलते हैं। नहीं, यहाँ पे कहीं पे डॉट लगा होगा, ऐसे कहीं पे भी, इधर किसी भी जगह पे आप लगा सकते हो, बस इतना ही। ये ना दोनों का दोनों नियॉन लैंप है, जो कि लिट कंडीशन पे नहीं है, मान लो। सर आप इतना डीप में क्यों जा रहे हो? बल्ब ही बना देते। अरे तो क्या हो गया, बल्ब बना लो। देखो बल्ब बन गया अब, लेकिन बल्ब चालू नहीं है।
लाइट ऑफ लिख रहा हूं मैं। ये दोनों के दोनों सिंबल हैं किसके? नियॉन लैंप के। दिमाग पर बस बिठा लो, कल के एग्जाम में आएगा तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, आया आपको बल्ब की सेंस में, या तो बल्ब लिख देगा, ये बल्ब इज लाइट इज ऑफ। लाइट ऑफ को आप क्या बोलोगे? लो। लाइट ऑफ को क्या बोलेंगे हम? लो। ठीक है, तो आप समझो, मतलब मैं और मेरा भाई ऐसे बनता है। तो मम्मी गई है बाहर, पापा गए हैं बाहर, घर आए, उन्होंने बोला कितने बार लाइट चालू किया? मान लो पापा का एक क्वेश्चन है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, घर का एग्जांपल। पापा ने बोला कितने बार लाइट ऑन किया था आपने, कितने बार एसी ऑन किया, कितने बार फैन ऑन किया? वो एक क्वेश्चन है, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। बट मेरा भाई बोल रहा है नहीं पापा 6 बार ऑफ किया। बात सेम है, आराम से टाइम लेकर सोचेगा। जितने बार ऑन करोगे तो ऑफ के बारे में पता ही चल जाएगा, जितने बार ऑफ करोगे तो ऑन कितने बार हुआ ये पता ही चल जाएगा, क्योंकि दो ही तो कंडीशन है, टू सिचुएशंस यू आर हैविंग, दो ही तो परिस्थितियां हैं, सिचुएशन मतलब सेम। तो क्या क्या है, ऑन करोगे ऑफ करोगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पापा 6 बार ऑन हुआ और भाई बोल रहा है 4 बार ऑफ हुआ, बात तो वही है ना, मतलब 6 और 6 एक सेंस में हो सकता है, कंसीडरिंग लाइट गई या नहीं गई। सर तो सर हमारे पास लाइट चली गई थी, तो ना वो ऑन है ना वो ऑफ है, तो वो डोंट के टर्म आएगा। ठीक है, तो लाइट कितने बार ऑन हुआ या लाइट कितने बार ऑफ हुआ, बात तो मैसेज तो वही कन्वे हो रहा है। इसीलिए एसओपी और पीओएस सेम मैसेज को कन्वे करते हैं। 6 बार लाइट को ऑन करोगे तो सोचो ना एक बार, ऑफ हुआ है तभी तो ऑन करोगे यार, तो ऑफ हुआ है तो ऑन करोगे, ऑन है तो ऑफ करोगे। सो सर लॉजिकली हाई अगर आउटपुट आ रहा है वो स्टडी कर रहे हैं तो एसओपी पढ़ रहे हैं, और अगर हम ये चेक कर रहे हैं कि आउटपुट हमारा लॉजिकली लो है और वो स्टडी कर रहे हो तो आप पीओएस पढ़ रहे हो, सिंपल लैंग्वेज में। इसके बाद मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे इसका, इसका अपकमिंग क्लास में वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, और 5 या 6 एग्जांपल कराएंगे हम आपको, कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यार एसओपी और पीओएस सेम बातों को कहना चाहते हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है बस। अगेन लास्ट स्टेटमेंट टू बी द कंक्लूडिंग वन, कि डाउट ना हो आपको, एसओपी पीओएस सेम बातों को कहते हैं, सेम इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, लेकिन कहने का तरीका दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ दिस वन, वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन एंड द कांसेप्ट और एग्जांपल टू अंडरस्टैंड both this one, and the topic which is ongoing right now is nothing but the representation of boolean function। हम boolean function को दो तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में किसी को डाउट है? we are going to make class of today, see you tomorrow। कुछ है तो बताओ। नहीं क्लियर है ना? पढ़ के आइएगा बेटा नेक्स्ट क्लास का। ऑल क्लियर? मजा आ गया सर पढ़ने का? ओके ओके ओके, मजा आएगा। बस एक ही केस या कसौटी है, क्या करना है आपको पता है, हर लेक्चर को पढ़ के आइएगा, नोट साथ साथ बनाते चलिएगा, और टाइम का वेट कीजिएगा। मैंने बोला ना 52 से लेकर 55 आवर्स तक का आपको डिस्प्ले को देखने का तरीका पूरी तरह बदल दूंगा मैं। हैव फेथ ऑन मी। ओके, सी यू सून टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।